अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो वलक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ बटर कप का 9th एपिसोड लेकर और इसकी मुसन्निफ़ा है माहिरा ज़ैनब खान। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। पहाड़ों और सब्ज़े में घिरा हुआ तोचिंग ताइपे का वो कदीम इलाका था जहाँ गुजरे वक्त की यादें उन पुरानी इमारतों की दीवारों से झलक रही थी। आसमान का रंग पुरानी तस्वीरों के मटियाले से रंग से मिलता जुलता था। सबवे स्टेशन से निकलकर वो कई देर तक पैदल ही तोचिंग की तंग और टूटी फूटी सी गलियों में चलते हुए उस बिल्डिंग को ढूंढ रहा था जिसका एड्रेस जांगवान ने लिखवा रखा था। कंधे पर बैग टांगे, नज़र का चश्मा लगाए, वो रेड कलर की चेक शर्ट पहने वहाँ रहने वाले लोगों से मुख्तलिफ लग रहा था। वहाँ के लोग अपने रहन सहन और ज़ाहिरी हुलिये पर इतनी तवज्जो देने वाले और अप टू डेट रहने वाले नहीं थे। वो बोसीदा और रंग उड़ी इमारतों को देखता चलते हुए अब उस मरकज़ी सड़क पर निकल आया था जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। टूटी फूटी सी वो इमारत ढह चुकी थी। मजदूरों के हथौड़े की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। धूल मिट्टी के बादल आसमान की जानिब उठ रहे थे। बिल्डोजर की गरजती हुई आवाज़ के साथ बाकी मानदा इमारत के नामो निशान को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। एक तरफ पड़े टूटी फूटी ईंटें और सीमेंट के पुराने मलबे की महक हवा में रच बस गई थी। मजदूर पीले हेलमेट पहने हुए पसीने से शराब और मुस्तैदी से काम में मसरूफ़ थे। पुरानी खिड़कियों और दरवाज़ों के रंग आलूद फ्रेम और बोसीदा इमारत से निकला हुआ सरिया एक तरफ ढेर किया जा रहा था। सामने चाय का छोटा सा ठेला लगा हुआ था। खुश्क पत्तों के उबालने की महक भी उस धूल मिट्टी वाली फिजा में शामिल हो चुकी थी। ठेले के पीछे खड़ा हुआ चीनी नकुश वाला बूढ़ा आदमी चाय के छोटे छोटे से कप भर रहा था। कहीं दूर एक पुरानी बाइक का हॉर्न मध्यम आवाज़ में बज रहा था। गली में खेलते हुए बच्चे, ठेलों में भरकर सस्ती सब्जी लाती औरतें, वो सब कुछ ताराना नज़रों से देखते हुए उस बिल्डिंग के पास आया था जहाँ बिल्डिंग की जगह अब सिर्फ मलबे का ढेर था। एक्सक्यूज़ मी, बासिल ने उस मजदूर को मुखातिब किया था। वो ब्रेक मिलने के बाद अब चाय के ठेले के पास रखे हुए एक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये इसी बिल्डिंग का एड्रेस है? बासिल ने अपने फ़ोन की स्क्रीन उसके सामने की थी। पसीने में भीगे हुए उस आदमी ने कप से एक घूंट लेने के बाद स्क्रीन को देखा था। हाँ, यही एड्रेस है, उसने इस्बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया था। बासिल ने वह साख्ता तशक्कुर की सांस भरी थी। वो जांगवान पर शक नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जांगवान पर अगर उसे कोई डाउट हो भी रहा हो तो वो सच साबित हो जाए। वो अच्छा इंसान था, कम वक्त में ही उनके साथ घुल मिल गया था। वो सब उस पर भरोसा करने लगे थे, ख़ास तौर पर मनल। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग को किसने ख़रीदा है? मुझे उस प्रोजेक्ट के मैनेजर से मिलना है। लगता है बैनर फिर कहीं मलबे में दब गया है। इस कंपनी का बैनर लगा हुआ था यहाँ। मैं तुम्हें उसका नाम बता देता हूँ, खुद कलामी के से अंदाज में कहते हुए वो बासिल से बोला। स्काईलाइन रियल एस्टेट, इस बिल्डिंग को उसने कंपनी ने खरीद लिया है। बहुत शुक्रिया। बासिल ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया तो उसने चौंक कर उसे देखा था, जैसे वो उम्मीद ना कर रहा हो कि सामने खड़ा वो खुश शक्ल सा लड़का उस बदहाल से मजदूर से हाथ मिलाएगा। उसने अपनी शर्ट से मिट्टी आता हुआ हाथ साफ करने के बाद फिर जवाबन मुस्कुराते हुए बासिल का हाथ थामा था। कुछ देर बाद गूगल पर उस रियल एस्टेट एजेंसी की लोकेशन देखने के बाद उसने सबवे से जाने के बजाय कैब बुक की थी। वो जल्द से जल्द उस बारे में जानना चाहता था। उस बिल्डिंग में रहने वाले और लोगों की एड्रेस निकलवा कर उनसे मुलाकात करके जांगवान के बारे में मालूम करना चाहता था। ताइपे में ज़्यादातर सबवे और बसें ही चलती थी। कैब वगैरह का इतना रुझान नहीं था वहाँ और वो काफ़ी महंगी भी पड़ता था। गाड़ी ने जब उसे उस एजेंसी के बाहर ड्रॉप किया था तो धूप ढलने लगी थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। उसने सर उठाकर उस शीशे की बनी हुई इमारत पर नज़र डाली थी, फिर स्क्रीन देखते हुए उस कंपनी के बारे में पढ़ा। वो एजेंसी जरीर के बाप की थी, कादिर हुसैनी की। वो जब अंदर दाखिल हुआ तो सफ़ेद चमकते हुए फर्श वाली लॉबी के एक तरफ रिसेप्शन बना हुआ था। वो सीधा वहीं आया था। गुड इवनिंग सर, रिसेप्शनिस्ट ने पेशवाराना से मुस्कुराहट के साथ उसे वेलकम किया था। गुड इवनिंग, मुझे इनसे मिलना है जो तोचिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। लेट मी चेक प्लीज़। वो कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए खुद के सामने लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन को देख रही थी। तोचिंग प्रोजेक्ट तो मिस्टर ओहान हैंडल कर रहे हैं। वो अभी मीटिंग में बिजी हैं। आप कुछ देर वेट कीजिए, वहाँ बैठ जाएं।
उसने कहते हुए साथ ही हाथ से वेटिंग एरिया की जानिब इशारा किया तो बासिल शुक्रिया कहते हुए वहाँ आ गया जहाँ बैठने के लिए काफ़ी अच्छा एरिया बनाया गया था। कुर्सी पर बैठते हुए वो नज़र अताफ में दौड़ा रहा था। लॉबी को कितने खूबसूरत और जदीद तरीके से डिज़ाइन किया गया था। वहाँ का कलर कॉम्बिनेशन हो या कोई आर्ट पीस, सब कुछ ही एक से बढ़कर एक था। उसकी आंखों में 27 के रंग उभरे हुए थे। उसे वहाँ बैठे हुए 20 मिनट हो चुके थे। तब रिसेप्शनिस्ट ने उसे दोबारा अपने पास बुलाया तो वो फ़ौरन बैग कंधे पर डालते हुए वहाँ आया था। 4th फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस रूम है, मिस्टर ओहान वहाँ मौजूद हैं, आप जा सकते हैं। थैंक यू, वो कहकर लिफ्ट के पास आया था। उसे आने में अभी वक्त था। बराबर में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। एक लम्हा भी सोचने में मसरूफ़ किए बिना ही वो सीढ़ियों की जानिब भागा था। कुछ ही देर में वो 4th फ्लोर पर पहुंचकर हाँफ रहा था। कुछ देर रुककर सांस बहाल किया था। फिर कॉरिडोर में चलते हुए एक दरवाजे के ऊपर उसे कॉन्फ्रेंस रूम लिखा हुआ नजर आ गया था। उसने हल्की सी दस्तक दी तो अंदर से एक भारी आवाज़ में कम इन कहा गया। वो नॉब घुमाकर अंदर दाखिल हुआ था। बड़े से हॉल कमरे में दरमियान में एक बड़ी सी लकड़ी की मेज़ के गिर्द कई कुर्सियां पड़ी थी, जिनके सामने मेज़ पर कुछ कागजात, फाइल्स और पानी की बोतलें पड़ी नजर आ रही थी। पीछे लगे प्रोजेक्टर की रोशनी बुझी हुई थी। शायद कुछ देर पहले ही मीटिंग बर्खास्त हुई थी। हेलो सर, उसने सर को हल्का सा खम देते हुए उस शख्स को देखा था जो पावर चेयर पर टांग रखे बैठा था। ग्रे कलर के 3-पीस सूट में सियाह टाई लगाए वो चीनी नकुश वाला खुश शक्ल सा नौजवान था। बैठ जाओ, उसने हाथ से अपने साथ वाली कुर्सी की जानिब इशारा किया तो वो करीब आते हुए उस खिसकाकर बैठ गया था। किस सिलसिले में मिलना चाहते थे मुझसे? दोनों हाथों को बाहम एक दूसरे में मिलाए घुटने पर रखे वो बासिल से इस्तफसार कर रहा था। टोचिंग प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं? हाँ, वो प्रोजेक्ट मेरे अंडर है, उसने सर को खफीफ सी जंबीज देकर कहा था। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस बिल्डिंग में जो लोग रहते थे, जिनके अपार्टमेंट आपकी कंपनी ने उनसे ख़रीद लिए हैं, क्या मुझे उनकी तफसीलात मिल सकती हैं? वेट, उसने 2 लम्हे सोचने के मेज पर पड़ा हुआ टेलीफोन अपने करीब किया था, हैंडल उठाकर कान से लगाया था, फिर एक नंबर डायल किया था। मेरा लैपटॉप और टोचिंग प्रोजेक्ट की फाइल्स लेकर आओ। किसी को हुक्म देने के बाद उसने फ़ोन वापस रख दिया था। कुछ ही देर में दस्तक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था। उसके असिस्टेंट ने चंद फाइल्स और लैपटॉप लाकर उसके सामने रख दिया था। क्या तुम्हें सबके बारे में जानना है? लैपटॉप की कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ाते हुए पास कोड डालते हुए उसने पूछा तो बासिल ने मेज़ पर पड़ा हुआ अपने सामने पेपर और पेन को देखा। फिर उसे अपने करीब करते हुए पेन से सफ़े के ऊपर एक एड्रेस लिखा था, वो एड्रेस जो उसे शायद हिफ्स हो चुका था। पहले मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए। ये घर किसके नाम था? यहाँ कौन रहता था? सब कुछ। वो पेपर उसके जानिब बढ़ाकर बेताबी से बोला था तो ओहान ने एक नज़र उस सफ़े पर डाली। फिर वही एड्रेस एंटर करने लगा था 2 बार 3 बार, लेकिन उसके सिस्टम में कुछ भी शो नहीं हुआ था। बिल्डिंग में किसी अपार्टमेंट का ये एड्रेस नहीं है। बिल्डिंग का नाम ठीक है लेकिन एड्रेस गलत है। क्या तुमने सही एड्रेस दिया है मुझे? बासिल ने उसे यूँ देखा जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। आप प्लीज़ एक दफ़ा और चेक कीजिए, यही एड्रेस है, उसने धड़कते हुए दिल से कहा था। उसके वजूद में एकदम ही कोई सनसनाहट सी दौड़ गई थी। ओहान ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन उसके सामने कर दी थी। यहाँ इस बिल्डिंग में रहने वाले हर उस शख्स की डिटेल्स मौजूद हैं जिससे कंपनी ने उसका घर खरीदा था। उसने पेपर पर नज़र डालकर उस नाम को पढ़ा। जांगवान नामी किसी शख्स से हमारी कोई डील नहीं हुई थी। पूरी बिल्डिंग में इस नाम का कोई इंसान नहीं था। वो साकित आंखों से टुकुर टुकुर ओहान की शक्ल देख रहा था। जहन में कोई चक्कर से चलने लगे थे। तुम ये चेक कर सकते हो, इसमें हर उस घर के फ़रोख्त के मुआहदे हैं जो कंपनी ने तोचेंग की उस बिल्डिंग में रहने वालों से किए थे। उसने साथ ही पड़ी हुई फाइल्स की भी उसके सामने कर दी थी। वो बेकरारी से तेज़ी से उनके सफ़ात पलट रहा था। उसका रंग उड़ता जा रहा था। दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। उसने कई बार उन्हें चेक किया था लेकिन हकीकत वही थी जो ओहान ने उसे बताया था। जांगवान वहाँ नहीं रहता था। उसने झूठ कहा था। उसने गलत एड्रेस दिया था। आपके वक्त और कोऑपरेट के लिए बहुत शुक्रिया। वो एकदम ही चेयर धकेल कर खड़ा हुआ था। नो प्रॉब्लम, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो बासिल अलविदाई कलामात कहता हुआ उस इमारत से बाहर निकल आया था। रात की स्याही फैल चुकी थी। रोशनियां जल उठी थी लेकिन उसके अंदर जैसे कोई तूफान उठ रहा था। उसके जहन में वो दिन ताज़ा हुआ था जब मनल ने उसकी मुलाकात जांगवान से करवाई थी और उसके जाने के बाद बासिल से पूछा था कि उसे वो इंसान कैसा लगा था। अब बासिल को अपने ही अल्फाज सुनाई दे रहे थे। वैसा ही लगा जैसा एक हालात का मारा हुआ इंसान लग सकता है जो अपनी फैमिली को खो चुका है, जिसके पास कोई
डिग्री नहीं है, अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर चुका है और छोटी मोटी जॉब्स करके अपना गुजर बसर कर रहा है। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि वो सिर्फ एक कवर स्टोरी थी जो उसने सुनाई थी, लेकिन उसके पीछे जो हकीकत छुपी हुई थी उस पर से वो बहुत जल्द पर्दा हटाने वाला था। वो जब अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसे किसी तपते हुए सहरा में तन्हा छोड़ दिया गया हो, जहाँ किसी छाव का नामो निशान ना हो। वो नहीं जानता था कि उसका सालिस से कोई लिंक था या नहीं, लेकिन वो उन सब के लिए कोई मुसीबत बनकर नाजिल हुआ था। वो उन्हें किसी बड़े खतरे से दो चार कर सकता था। उसके क्या इरादे थे, वो क्या करना चाहता था, आखिर किस नियत से वो भेस बदल कर उनके दरमियान आया था। ऐसे कई सवाल थे जो उसे किसी जहरीले खंजर की तरह चुभ रहे थे। वो उसे मजीद ऐसे नहीं छोड़ सकता था। उसे पता लगाना था, उसे ये जानना था कि जांगवान कौन था और क्यों उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ था। किसी के कहने पर? क्या किसी ने उसे भेजा था? लेकिन किसने? क्या सालिस ने? उसके चेहरे पर सोच की गहरी परछाइयाँ दिखाई दे रही थीं। वो अलमारी के सामने खड़ा था। तरतीब से कुछ कपड़े समेट कर रखे गए थे और कुछ हैंगर में प्रेस करके टांगे गए थे। उसने दोनों हाथों से वो सारे कपड़े नीचे गिरा दिए थे, हैंगर निकाल कर फेंक दिए थे। सामने एक छोटा सा खुफिया लॉकर दिखाई दे रहा था। उसने एक तरफ से ज़रा सा दबाव डाला तो छोटा सा हिस्सा स्लाइड हुआ था जिस पर अब नंबर शो हो रहे थे। बासिल के पास कोड एंटर करने के बाद क्लिक की आवाज़ से वो खुला तो उसका ढक्कन हटाते हुए उसने अंदर से एक काले रंग का कपड़े का बना हुआ थैला सा बाहर निकाला था। फिर उसे लेकर अलमारी दोबारा बंद कर दी थी। थैले की डोरियां खोलने के बाद उसने अंदर हाथ डालकर कुछ बाहर निकाला था। उसके हाथ में एक कीमती पिस्टल थी। उसका मैगजीन निकालकर चेक करने के बाद उसने एक छोटे से स्याही बॉक्स से उसकी गोलियां निकालकर उसमें डाली थी। 6 गोलियां उसमें भरकर उसने पिस्टल को अपनी पुष्ट पर करके पैंट के अंदर कर लिया था। फिर नीचे गिरी हुई एक लेदर की जैकेट हैंगर से निकालकर पहन ली थी। उसके चेहरे पर इंतहा का सड़पन छाया हुआ था। घड़ी उस वक्त 9 का हिंसा अबूर कर रही थी। वो वक्त जांगवान के 7-Eleven स्टोर जाने का था। वो बटर कप से निकलने वाला था। स्याह और सर पर गिराए वो जींस की जेबों में हाथ डाले आहिस्तेगी से चल रहा था। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। उस गली के आखिर में लगे हुए पोल की रोशनी ने कुछ सुनहरापन सा बिखेर रखा था। गली के दोनों अतराफ में दरख्तों और लहराते पौधों की बहार थी। हर घर के सामने एक खूबसूरत सी क्यारी में कई खुशनुमा फूल खिले हुए थे। आगे से वो गली ढलान की जानिब जा रही थी। पथरीली ज़मीन पर वो चलता जा रहा था। उसके अलावा वहाँ कोई जी नफ्स नहीं दिखाई दे रहा था। इस वक्त अमूमन हर घर में डिनर करने और किचन समेटने के बाद सब आराम किया करते थे। बच्चों को सुला दिया जाता था। स्कूल और कॉलेज के बच्चे अपने होमवर्क में मसरूफ़ होते थे और उनके वालिदैन चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए कुछ देर टीवी के सामने बैठकर प्रोग्राम देखा करते थे। सियाह होडी वाले शख्स को एहसास हुआ कि वो उस गली में तन्हा नहीं है। किसी की खामोश और दबे कदमों के चलने की आवाज़ उसके समातों में बखूबी पड़ रही थी। उसके कदम थम चुके थे, भूरी आंखें बेतासुर थी और चेहरा सपाट सा। उसने जेबों में हाथ डाले ही रुख मोड़ा था। ग्लासेस वाला लड़का उससे 20 कदम के फासले पर खड़ा नजर आया। तने और सख्त से तासुरात के साथ होडी वाले शख्स के लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी थी। मेरा पीछा कर रहे हो बासिल? उसका धीमा और भारी सा अंदाज दोस्ताना ना था। तुम्हें भी मेरे साथ 7-Eleven आना है? उसके जवाब न देने पर उसने सवाल किया था, लेकिन वो इस बार भी खामोश रहा था। उसे देखता रहा था उस तासुर से जो आज से पहले उसकी नज़र में नहीं उभरा था। उसके लब भिजे हुए थे और आंखों में गोया कोई चिंगारी सी चल रही थी। जांगवान ने पैंट की जेब से हाथ निकालकर सर पर गिरी हुई हुड को पीछे धकेल दिया था। एक सांस फिजा में खारिज की थी, फिर बासिल की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। तुम ऐसे क्यों खड़े हो? क्या कोई बात हुई है? वो बोलता हुआ उसके नज़दीक आ रहा था और जब सिर्फ 6 कदम का फासला रह गया वो एकदम अपनी जगह से थम गया था। बासिल ने पुश्त से पिस्तौल निकालकर उस पर तान दी थी। कौन हो तुम? उसने गुर्राते हुए पूछा था। पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त सख्त थी, उसकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा सख्त और चेहरे का सख्तपन बढ़ता जा रहा था। क्या कर रहे हो बासिल? तुम्हारे पास पिस्तौल कहाँ से आई? वो बुरी तरह चौंका था। उसके अंदाज में हैरानगी भरी हुई थी। मैंने पूछा है कौन हो तुम? एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए उसने दांत पीसते हुए पिस्टल को लोड करके दोबारा उस पर ताना था। जांगवान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए नजरें उठाकर आसमान को देखा जो बादलों से भरा हुआ था। खनक हवाएं चल रही थी। आज रात तेज़ बारिश की पेशगोई की गई थी। कहीं कहीं बिजली के कड़कने की भी हौलनाक सी आवाज़ सुनाई दे रही थी।
जवाब दो मुझे, कौन हो तुम? इस दफ़ा वो चीख पड़ा था। उसका तनफ्फुस तेज़ हो रहा था। वो बेतासुर निगाहों से बासिल के चेहरे को देख रहा था। और फिर, लगता है तुम जाने बगैर अब मानोगे नहीं। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट बासिल के जिस्म में आग की तरह लगी थी। मैं हैरान हूँ कि तुमने इतनी देर कैसे कर दी। जो बात तुम्हें मुझसे बहुत पहले पूछ लेनी चाहिए थी, वो तुम आज पूछ रहे हो। हैरान से अंदाज में कहते हुए उसका हाथ अपने उल्टे कान के नीचे गर्दन की जानिब उठा। उंगली और अंगूठे की मदद से उसने अपनी गर्दन की खाल को ज़रा सा खींचा तो 4 इंच जितनी पतली सी खाल उसके हाथ में आ गई थी। बासिल पथराई हुई आंखों के साथ उसे देख रहा था। झिल्ली उतरने के बाद उसकी गर्दन पर गहरे सुर्ख और सुनहरे रंग से बना हुआ वो कदीम जापानी तारीखों वाला ड्रैगन का टैटू पूरी शान से जैसे उसकी गर्दन पर लिपटा हुआ था, जिसके मुंह से नीली आग निकल रही थी। डी डी उसका हाथ लरस गया था। सरसराती आवाज़ में लबों से वो 2 लफ्ज़ निकले। फिर पिस्टल वाला हाथ नीचे पहलू में आ गिरा था। ज़मीन आसमान एक साथ घूमना किसे कहते हैं, ये आज बासिल महमूद को पता लगा था। वो तूफान जो बिना किसी आहट के आकर पल में तबाही मचा देता है, उससे आज बासिल का पाला पड़ा था। वो जो कहते हैं कि जिस्म से जैसे ही किसी ने रूह खींच कर निकाली है। इस एहसास को आज बासिल ने पहली बार महसूस किया था, और इतनी शिद्दत के साथ कि उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसें घोट रहा हो। उसकी ज़बान सलब हो गई थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अल्फाज हलक में दम तोड़ रहे थे। बिजली कड़कने की आवाज़ के साथ अब तेज़ी से बूंदें गिरने लगी थी। वो पलक झपकने में भी उसके नज़दीक आया था। वो खौफ से उसकी भूरी आंखों में देख रहा था, जो आबरू भींचकर बासिल की आंखों में झांक रहा था। बासिल की आंखें फैली थीं। दर्द की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ी थी। उसने आहिस्ते से नीचे अपने पेट को देखा था, जहां उसने नुकीला खंजर घोंपा था। बासिल के लब सख्ती से भींच गए थे। वो अपने चेहरे पर तकलीफ के असरात नहीं आने देना चाहता था, जबकि ज़ांगवान के तासुरात में अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया था। उसने ज़रा सा खंजर को हरकत देते हुए और उसके अंदर उतारा था। ये सज़ा मुझ पर पिस्टल उठाने की है, बाकी गलतियों की सज़ा फिर कभी, मुस्कुराते हुए कहकर उसने झटके से अपना खंजर बाहर निकाला। बासिल ने दर्द की शिद्दत से निढाल होते हुए बेइख्तियार ही अपने पेट पर हाथ रखा, जो तेजी से खून से रंगीन होता जा रहा था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ना शुरू हो चुका था। बासिल ने तकलीफ भरी आवाज़ में उसे कुछ कहना चाहा। तुम्हें दाद तो देनी पड़ेगी बासिल महमूद। जिस काम के लिए डेड ने तुम्हें भेजा था, वो तुम बखूबी अंजाम दे रहे हो। इससे कुछ कदम दूर अब वो हुडी की जेबों में हाथ डाले खड़ा सताई से बोल रहा था, लेकिन बासिल के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो बस किसी भी लम्हे जान से जाने वाला हो। वो घुटनों के बल नीचे गीली ज़मीन पर गिर पड़ा था। फिक्र मत करो, मरोगे नहीं। ज़्यादा अंदर नहीं गया खंजर। उसका भारी लबो लहजा बेनियाज था। आप यहाँ कैसे? आप ज़ांगवान बनकर? उसका चेहरा पसीने में भीग रहा था। आवाज़ लड़खड़ा रही थी और आंखों में गनूदगी छा रही थी। वो पंजों के बल उसके पास बैठ गया था। एक खंजर का वार तक नहीं सह सके। तुम्हें तो इस गैंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। वो तासुब भरे अंदाज में बोल रहा था। बरसती बारिश की तेज़ बौछार उन दोनों को भिगो रही थी। तभी उसका फ़ोन बज उठा था। ज़ांगवान ने आगे होकर उसकी जैकेट की जेब से फ़ोन निकाल लिया था। स्क्रीन पर ऑन सेम का नाम रोशन हो रहा था। तुम्हारे उस गुस्सेले दोस्त का फ़ोन आ रहा है। ज़ांगवान ने स्क्रीन बासिल के सामने की थी। बुला लो उसे यहाँ, वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। फिक्र मत करो, उसे नहीं मारूंगा। वो ज़रा देर को रुका। फ़िलहाल नहीं मारूंगा। फिर बात मुकम्मल करके ग्रीन पर स्लाइड करके कॉल यस करने के बाद फ़ोन उसके पास फेंक कर उठ खड़ा हुआ था। गीली हुड को दोबारा सर पर गिराया था। जेब से एक स्याह रंग का कपड़ा निकालकर खून से भरे हुए खंजर को उसमें लपेटकर हुडी के जेब में रखने के बाद वो मुड़ गया था। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो उसी सुकून से और बेफिक्री से चल रहा था जैसे कुछ देर पहले बासिल से मुलाकात करने से पहले चल रहा था। फ़ोन की स्पीकर में से हेलो की आवाज़ उभर रही थी। उसने दिक्कत से खुद को हरकत देते हुए कुछ दूर पड़े हुए फ़ोन को उठाकर कान से लगाया था, लेकिन जख्म की ताब न लाकर पीछे वो गिरा था। ज़ईम, तकलीफ भरी आवाज़ में उसका नाम पुकारा था। पथरीली ज़मीन पर वो बहते खून के साथ आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। बारिश उस पर तेज़ी से बरस रही थी। दूसरी तरफ ज़ईम एजेंसी की सिक्योरिटी रूम में था। बासिल की आवाज़ सुनकर वो चौंका था। बासिल, तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? कहाँ हो तुम?
वो चौंक कर पूछ रहा था। मैं नहीं जानता, मैं जख्मी हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। वो लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ कर बोल रहा था। जैन के चेहरे पर कुछ तासुरात उभरे थे। जैन, बासिल की लोकेशन ट्रेस करो फ़ौरन। उस वक्त में उसे हुक्म देते हुए वो मेज से कार की चाबी उठाकर वहाँ से भागा था। कॉल कट चुकी थी। तेज़ी से ड्राइविंग करते हुए वो बार बार उस नंबर का भी डायल करता जा रहा था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। जैन उसे लोकेशन भेज चुका था। वो मिनटों का फासले तय करके उस गली में पहुँचा था। बासिल, बाहर उतरते ही वो भागते हुए उसके पास पहुँचा था। बासिल, आंखें खोलो बासिल। उसके पास बैठा वो पागलों की तरह उसे आवाज़ें देते हुए उसका गाल थपथपा रहा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बेहोश हो चुका था। जैम ने उसे सहारा देकर उठाते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया था, फिर ड्राइविंग सीट पर संभालते हुए करीबी हॉस्पिटल की जानिब बढ़ा दी। वो गहरी नींद से जागा था। बोझल होती पलकों को उठाया तो हॉस्पिटल के कमरे की छत दिखाई दी थी। उसका सोया हुआ जागा सा जहन जब कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो वो हिम्मत जताकर ज़रा सा उठते हुए पीछे को टेक लगाकर बैठ गया था। इतनी सी देर में एक शदीद तकलीफ़ की लहर के साथ उसका तनफ्फुस भी तेज़ हो गया था। चंद लम्हे आंखें बंद करके उसने गहरी सांस भरकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की थी। चेहरे पर नकाहत सी थी, रंग सर्दी माइल हो रहा था। दाएं हाथ में ड्रिप लगी थी। वो जहन पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश कर रहा था कि बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या वाक़या पेश आया था। उसी दौरान कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। बासिल की नज़रें फ़ौरन उस जानिब उठी थी। सियाह जीन्स पर सियाह टॉप के साथ वाइट ओवरऑल पहने, उसके बाल बेतरतीब से जोड़े में बंधे हुए थे। उसके एक हाथ में कॉफ़ी का कप था और दूसरे हाथ में एक फ़ाइल पकड़ रखी थी। उसकी नज़रें फाइल में लगे कागजात पर ही थी। उसने जब बासिल को उठा हुआ देखा तो एक खुशगवार सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी। उठ गए तुम? अब कैसा महसूस कर रहे हो? जमिया ने बेड के नज़दीक आते हुए पूछा था। क्या मैं ठीक हूँ? उसने नकाहत ज़दा से अंदाज में अपने ज़ख्म के बारे में पूछा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो और खुशकिस्मत भी कि ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं था। उसने हाथ में पकड़ी फाइल की तरफ इशारा किया जिसमें उसकी रिपोर्ट्स थी। मुझे यहाँ कौन लेकर आया था? नशा आवर दवाओं की वजह से जहन पर जोर देते हुए भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। जैम से फ़ोन पर बात करते हुए ही वो बेहोश हो गया था। उसके बाद उसकी आंख बस अभी खुली थी। ज़रीर कादिर का मैनेजर तुम्हें लेकर आया था, कब से बाहर ही बैठा है, उसे बुला कर लाऊं? काफ़ी परेशान था तुम्हें ज़ख्मी देखकर। जमिया, बाजिल ने संजीदगी से उसे पुकारा जो साइड टेबल पर पड़े हुए इंजेक्शन उठाकर उसके ड्रिप में लगा रही थी। क्या हुआ? वो रुककर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने संभल कर सीधे होकर बैठने की कोशिश की, लेकिन तकलीफ़ की एक तेज़ लहर उसके चेहरे को दौड़ी थी। तुम आराम से बैठे रहो, ऐसे हिलते रहोगे तो स्टिचेस खराब हो जाएंगे। जमिया ने फ़ौरन टोकते हुए उसे कहा था। अंदाज में फ़िक्रमंदी थी। तुम प्लीज़ मनल को समझाओ। जांगवान के मुतालिक कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से परहेज करे, हो सके तो उससे दूर रहे। हम उस बारे में कुछ नहीं जानते। क्या? जमिया के चेहरे पर उभरते नाकाबिल फहम से तासुरात को देखते हुए बासिल ने बेड के पास पड़ी चेयर पर उसे बैठने के लिए कहा था। जांगवान के बारे में हम क्या नहीं जानते और मनल को उससे दूर रखना है, लेकिन क्यों? चेयर पर बैठते हुए उसने हैरत से पूछा था। मनल को उससे दूर रखना होगा। उसके दिमाग में जो भी चल रहा है तुम उसे रोको। उसे समझाओ कि जांगवान के ज़्यादा करीब होने की कोशिश ना करे। क्या कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? होश में आते ही तुम्हें जांगवान का ख्याल क्यों आया? उसने अचंभे से पूछा। क्योंकि मैं वाकई होश में आ चुका हूँ। उसका इतना संजीदा अंदाज जमिया ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। तो तुम भी जानते हो कि वो जांगवान में इंटरेस्टेड है। वो जिस तरह से जांगवान को देखती है सबको ही पता है। बासिल ने सख्त बुरे से मूड के साथ कहा था। जो हकीकत उस पर आश्कार हुई थी उसने बासिल महमूद की ज़ात में तूफान उठा दिए थे। उसका रोम रोम एक अनजाने खौफ में डूबा हुआ सख्त बेचैनी में मुब्तला था। तुमने कभी ज़रीर को नहीं देखा? वो किस तरह से मनल को देखता है? जमिया का सपाट सा अंदाज उसे चौंकने पर मजबूर कर गया था। तो क्या ज़रीर? उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। मुझे तो पक्का यकीन है, मैंने मनल से कहा भी था, लेकिन उसने मेरी गलतफहमी कहकर मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे लिए ज़रीर ही बेहतर ऑप्शन है। कुछ देर खामोशी के वक्फे के बाद वो बोला तो जमिया ने हैरानगी और नासमझी से उसे देखा था। उसे बासिल की बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी। बासिल, पुरसुकून हो जाओ, मामूली सी इंजरी है। तुम मरने वाले नहीं हो जो तुम्हें मनल की फिक्र सता रही है कि तुम्हारे बाद उसका क्या होगा। जमिया ने चेयर खिसका कर
उठते हुए उसे पुरसकून करने के लिए समझाने वाले अंदाज में नरमी से कहा था। फिर साइड टेबल पर से एक नींद का इंजेक्शन उठाया था। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता ज़मिया, मौत दस्तक देकर नहीं आती, चलते फिरते इंसान को भी एक झटके से अपने शिकंजे में दबोच लेती है। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही डर गए हो, कुछ देर सो जाओ, बेहतर महसूस करोगे। नींद की दवा उसके ड्रिप में इंजेक्ट करने के बाद रसान से बोली थी। मनल को समझाने की कोशिश करना प्लीज़, उसे जांगवान से दूर ही रखना। क्या तुमने जांगवान के मुतालिक कोई बुरा ख्वाब देख लिया है जो तुम इतना डर गए हो कि वो किसी को नुकसान पहुंचा देगा? काश ख्वाब ही होता। बड़बड़ाते हुए आंखें मूंदकर उसने सर को पीछे तकिए पर गिराया था। दवा का असर धीरे धीरे होने लगा था। वो फिर से नींद की वादियों में उतर रहा था। उसकी मुंतशिर सोचों को लगाम लगी थी और जहन पुरसकून होने लगा था। कुछ देर बाद वो जब नींद से जागा तो बुरी तरह चौंक कर उठा था। नीम गनूदगी से उसका चेहरा देखकर उसे मुकम्मल तौर पर बेदार कर गई थी। उसकी नज़र बेड के पास पड़ी हुई चेयर पर गई थी जहां वो बैठा हुआ था। ब्लैक पैंट पर ग्रे हुडी पहने उसके सर पर ग्रे नीले रंग की पी कैप थी जिसका किनारा उसके चेहरे पर साया साया डाल रहा था। पीछे को टेक लगाए, टांग पर टांग रखे वो कितने सुकून से वहाँ मौजूद था, जैसे कुछ देर पहले का मंजर वो अपने जहन से झटक चुका हो। बेहोश होने से पहले उसने सालिस का चेहरा ही देखा था और होश में आने के बाद भी उसे वही चेहरा दिखाई दिया था। बासिल ने दूसरी निगाह अपने पैरों के पास बेड पर बैठे ज़ैम पर डाली थी। उसका स्याह कोट पैंट मलगजा सा गर्द आलूद हो रहा था। कोट के बटन खुले हुए थे, टाई नदारत, कफ लिंक्स भी निकल कर कहीं गिर गए थे। सफ़ेद शर्ट पर खून के दाग लगे हुए थे। सलीके से सेट रहने वाला बाल भी उस वक्त बेतरतीब हो रहे थे। वो जांगवान से बात कर रहा था, उसे बता रहा था कि बासिल कैसे उसे जख्मी हालत में मिला था। उसने मनल को फ़ोन नहीं किया था। रात के उस पहर मनल को फ़ोन करना उसने मुनासिब नहीं समझा था और ये भी ख्याल किया था कि बासिल के ज़ख्मी होने का सुनकर वो परेशान हो जाएगी और फिर समिया वहाँ मौजूद थी तो मनल सुबह भी आ सकती थी। उसका फौरी तौर पर वहाँ आना इतना ज़रूरी नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ जांगवान को ही फ़ोन किया था जो कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गया था। कैसे हो बासिल, आज कैसी तबीयत है तुम्हारी? जांगवान ने उसे देखते हुए पूछा जो उसे नजरें चुरा रहा था, उसे ना देखने की सही कर रहा था। उसके दिल पर बोझ पड़ा हुआ था, एक शर्मिंदगी का एहसास भी था जिसमें ज़ैम को देखने के बाद वो मुब्तला हो रहा था। ठीक हूँ, उसने मुख्तसर सा कहा। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सालिस बिन कादिर वहाँ बैठा था, उसकी मौजूदगी में वो कैसे ठीक हो सकता था? वह सालिस को सिर्फ उसके नाम से जानता था, कभी उसे देखा नहीं था। आज तक सिर्फ उसके किस्से सुने थे, सिर्फ उसके बारे में ही सुना था। लेकिन कल रात जो इंकशाफ उस पर हुआ था उसे अभी भी ये कमरा घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ था? कौन थे वो लोग? ज़ैम ने उससे इस्तफसार किया। वो जांचती हुई नज़रों से उसके संजीदा चेहरे को देख रहा था। मैं नहीं जानता, फ़ोन और वॉलेट छीनने की कोशिश कर रहे थे तो चाकू से हमला कर दिया। उसने झुकी पलकों के साथ जो कहानी बन पड़ी वही सुना दी थी। उन्हें तुम्हारा फ़ोन चाहिए था जिसके लिए उन्होंने जानलेवा हमला भी किया, लेकिन फिर वो तुम्हारा फ़ोन लेकर क्यों नहीं गए? जांगवान का ठंडे से लहजे में क्या गया इस्तफसार उसे एक लम्हे का गड़बड़ा गया था। उसने बेसाख्ता ज़ैम को देखा था जो उसे जांचती नज़रों से देख रहा था। उसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी, कुछ बोलने के लिए खुद को तैयार किया। पुलिस की गाड़ी का सायरन करीब ही बजता हुआ सुनाई दे रहा था, शायद इसलिए वो भाग गए। मैंने तुमसे कहा था ना, गन चलाना सीख लो। ऑन ज़ैम के तासुब भरे और कुछ नाराज से अंदाज से कहने पर वो बुरी तरह चौंका था। उसे बेसाख्ता ही अपनी गन याद आई थी। जब सालिस ने उस पर हमला किया था तो वो उसके हाथ से छूट गई थी। उसके बाद उसे कोई होश नहीं रहा था। उसके पास सबसे पहले अगर ज़ैम आया था तो उसे यकीनन गन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी बातों से नहीं लग रहा था कि उसे बासिल के पास से कोई पिस्टल मिली होगी। बासिल ने कुन आँखों से सालिस को देखा था। वो उन दोनों के जानिब ही मुतवज्जा था। उसके जहन में एक ख्याल उभरा था, क्या उसकी गन सालिस जाते हुए अपने साथ ही ले गया था? वहाँ एक रिंगटोन बजी थी। ज़ैम ने कोट के अंदरूनी जेब से फ़ोन निकाला था। कोली अस्कर के फ़ोन कान से लगा गया था। कहें ज़रीर सर, मैं सार्जेंट बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं ज़रीर कादिर के अपार्टमेंट में हूँ। वहाँ एक लाश मिली है। वो कोई अल्फाज थे या खोलता हुआ लावा जिसे ऑन ज़ैम की समातों में उंडेल दिया गया था। वो बेइख्तियार ही अपनी जगह से उठा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या बकवास कर रहे हो? किसकी लाश मिली है? उसका तनफ़ुस तेज़ हो रहा था। दिल था कि पसलियों से बाहर आने को तड़प रहा था। पेशानी पर पसीना फूट रहा था। गोल्डन स्टार एजेंसी का अदाकार जानू शॉन।
जैन को लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों से निकल गई हो और कमरे की छत उसके सर पर आ गिरी हो। वो खबर ही ऐसी थी जिसने एक लम्हे के लिए उसकी सांसें भी उससे छीन ली थी। यूशोन की लाश जरीर के अपार्टमेंट से मिली थी। अगर ये झूठ भी था, अगर किसी ने उसके साथ मजाक भी किया था, तो ऑनज़ेम ऐसा मजाक करने वाले की हड्डियां तोड़ डालता। लेकिन वो जानता था ये खबर किसी ने मजाक में नहीं दी थी। ये खबर यकीनन हकीकत होगी, लेकिन ये हकीकत उसके पैरों से ज़मीन खींच ली गई थी। मैं बाद में मिलता हूँ बासिल, वो उसे कहकर भागता हुआ वहाँ से निकला था। उसका अंगूठा तेजी से स्क्रीन पर चलते हुए ज़ेन का नंबर मिला रहा था, जबकि अंदर कमरे का माहौल एक संजीदा सी फिजा कायम कर चुका था। बासिल टेक लगाकर बैठ गया था। उसकी पलकें झुकी हुई थी। वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नज़र उठाकर सालिस को देख नहीं पा रहा था। बेचैनी से बिस्तर की चादर को अपने नाखूनों से खुरस रहा था। वो जितना मुस्तरब था, उसके चेहरे से बखूबी दिखाई दे रहा था। ज़ैन के सामने होने की वजह से उसने अपने खौफ और दहशत को छुपा लिया था, लेकिन ज़्यादा देर वो उन एहसासात को छुपा नहीं सका था। हाँ, वो डर गया था। वो सालिस से खौफज़दा हो गया था। आप जानते थे कि मैं ज़ांगवान की तरफ से मशकूक हूँ, उसके बारे में छानबीन कर रहा हूँ। उसने आहिस्तगी से पूछा। लहजा लरसता रहा था, जैसे किसी शदीद खौफ के ज़ेरे असर हो, जैसे बहुत हिम्मत जुटाकर डरते डरते पूछ रहा हो। उसके बरक्स वो टांग पर टांग रखे बैठा अंदर तक उतर जाने वाली पुरसकून निगाहों से बासिल को देख रहा था। तुम पर मेरी नज़र पिछले 5 सालों से है बासिल महमूद। 5 साल पहले जब मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था, तब से तुम्हारी एक एक पल की रिपोर्ट है मेरे पास। उसका लहजा सर्द और सपाट सा गंभीर था। बासिल ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा था। उसने जिस आवाज़ में बात की थी, वो आवाज़ ज़ांगवान की नहीं थी। वो आवाज़ भी नहीं थी जो उसने बिल्डिंग के नीचे खड़े ज़ांगवान की छुप कर सुनी थी। क्या ये सालिस की अपनी आवाज़ थी? बासिल को यकीन था इस दफ़ा उसने आवाज़ बदल कर बात करने के बजाय अपनी असल आवाज़ ही उसे सुनाई थी, क्योंकि उसे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हो रहे थे। उसके रगों में गर्दिश करते हुए लहू में तेज़ आई थी। एक सर्द लहर खौफ की सूरत उसके रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई थी। उसकी आवाज़ भी उसकी शख्सियत की तरह खूबसूरत और इतनी ही कहर ढाने वाली थी। आप ज़रीर की जान क्यों लेना चाहते हैं? उसे क्यों मारना चाहते हैं? उसने काफ़ी दिक्कत से खुश्क लबों को जंबिश देते हुए वह सवाल पूछा था जो उसके अंदर चुप रहा था, जिसे ज़बान पर लाते हुए उसकी आवाज़ भी लर्जी थी। कमरे की फिजा लम्हे भर के लिए मुंजमद हो गई थी। जो अल्फाज उसके लबों से निकले थे वो जैसे पूरे कमरे में गर्दिश कर रहे थे। उसके सवाल के जवाब में सालिस ने कुछ कहने के बजाय सिर्फ चंद लम्हे के लिए उसकी खौफज़दा सी निगाहों में देखा था। उसकी भूरी आंखों के पीछे छुपी हुई नीली आंखें बर्फ़ की तरह ठंडी थीं, इतनी खामोशी, इतनी गहरी कि वो किसी सलाख की तरह उसकी वजूद के अंदर तक गड़ गई थी। बासिल की आंखों में अंदेशे थे, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला था। ऐसी दहशत थी जैसे उसे अब अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा था, और एक खौफ हिलकोरे ले रहा था जिसने उसे बेचैन करके रख दिया था। बासिल ने उसे उसकी जगह से उठते हुए देखा था, फिर कदम बढ़ाकर अपनी जानिब आते हुए देखा था। एक हाथ पैंट की जेब में डाले वो पूरे कद से उसके पास खड़ा था। पीकैप के किनारे को ज़रा सा ऊपर उठाया था। उसके चेहरे पर ज़ांगवान वाली नरमी नहीं थी। जिस चेहरे को वो पहचानता था, आज वो चेहरा उसके लिए एक अनजान चेहरा था। उसने ज़रा सा झुकते हुए बासिल की आंखों में अपनी आंखें गाड़ी थी। अपनी फ़िक्र करो, उसने सर्द लहजे में वो 3 अल्फाज नोकीले खंजर की तरह उसकी समातों में उतारे थे। साजन मत बनना बासिल, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उसका हुआ था। उसके लहजे में एक वाज़ेह तंबी थी, एक पहली और एक आखिरी वार्निंग, जिसके बाद गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर वो लड़खड़ाया तो बस मौत के मुंह में गिरेगा। वो सांस रोके साकित निगाहों से उसे देख रहा था, कुछ बोलना चाहता था, उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था। वो क्यों सालिस को छुपाकर ज़ांगवान बनकर उनके दरमियान आया था? आखिर क्यों? ज़रीर की जान के दर पे था, लेकिन एक लफ्ज़ भी उसके हलक से बरामद नहीं हुआ था। सालिस की शख्सियत का रोग उसके बोलने की सलाहियत ही मफलूस कर गया था। वो जा चुका था, लेकिन उसका जहर अभी भी उस कमरे की फिजाओं में बिखरा हुआ महसूस हो रहा था। खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे तेज़ हवाओं से लहरा रहे थे। बाहर बरसती बारिश में तेज़ी आ रही थी, और बासिल महमूद का दिल और दिमाग दोनों जैसे हरकत करना छोड़ चुके थे। रात के 3 बज रहे थे। ताइपे की बुलंदोबाला इमारतों के बीच में हल्की बारिश गिर रही थी। सड़क के किनारे जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी की तह पर टिमटिमा रही थी।
डबल हेलिक्स की पुरशवा इमारत बारिश के पानी में भीग रही थी। बूंदें तेजी से उसके शीशे की बनी हुई दीवारों पर फिसल रही थी। वो लिफ्ट में मौजूद था। दीवार से पुस्तिकाएं सर पर टका रखा था। आंखें बंद थी। उसके कंधे पर बैग था और चेहरे पर दिन भर की थकन की लकीरें थी। आज शूटिंग में काफ़ी देर हो गई थी। वो सुबह का निकला हुआ अब रात गए घर आया था। लिफ्ट की रोशनी मध्यम थी और आईने में उसके चेहरे का अक्स थका हुआ सा था। उसकी आंखों में नींद गालिब थी। डिनर भी उसने सेट पर ही किया था। अभी बस उसका दिल चाह रहा था कि जल्दी से शावर लेकर बेड पर दराज हो जाए। चंद लम्हों बाद लिफ्ट के दरवाजे खुल गए थे। दाएं तरफ मुड़ने के बाद तीसरा अपार्टमेंट उसका था। वो अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने रुका था। पास कोड एंटर करने से पहले उसने एक लम्हे को गर्दन दाएं बाएं मोड़कर आसपास देखा था। कॉरिडोर में खामोशी थी, मामूल की तरह। दरवाज़ा धकेल कर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ था, एक अजीब सी ठंडक उसकी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। फर्श पर उसके जूतों की हल्की सी चाप गूंज रही थी। सेंसर लाइट खुद ब खुद जल उठी थी। वो जैसे ही लॉन्च की तरफ बढ़ा था, अचानक से उसके कदम थमे थे। सांस एक लम्हे को अटक गई थी। उसका लाउंज काफ़ी कुशादा था, जहाँ एल शेप में गहरे ग्रे कलर के सोफे पड़े हुए थे, जिनके सामने रग बिछा हुआ था। उस रग पर कोई लेटा हुआ था, कोई बेजान सा वजूद, जिसके सीने पर खंजर घोंपा हुआ था, जिससे निकलता हुआ गाढ़ा सा गहरे सुर्ख रंग का खून उसके आसपास फैला हुआ था। रग से होता हुआ वो अब सफ़ेद चिकने फर्श पर फैल रहा था। जरीर की आंखें पलक झपकाना भूल गई थी। छत पर लटकी हुई फैंसी लाइट्स की रोशनी उसके वजूद पर पड़ रही थी। उसके कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए थे और चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या नींद के गलबे की वजह से उसे उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई दे रही थी? उसने दोनों हाथ से आंखें को रगड़ कर दोबारा देखा था। कुछ लम्हों तक धुंधली बसारत ठीक से देखने के काबिल हुई तो उसे समझ आया कि वो नींद में नहीं था, ना ही उस पर थकन गालिब हुई थी। वो जो देख रहा था सब हकीकत था। उसके घर में एक वजूद खून में लथपथ पड़ा हुआ था। फासले पर खड़े होने के बावजूद भी जरीर को ये दिख रहा था कि वह सफ़ेद चेहरे वाला वजूद बेजान हो चुका है। उसका खून काफ़ी बह चुका था, जो पूरे लॉन्च को रंगीन करता जा रहा था। उसके सीने पर लगे खंजर के घाव से खून उबल उबल कर निकल रहा था। उसके बेरौनक आँख जरीर को अंदर तक हिला गई थी। उसका तनफ्फुस तेज होने लगा था। पेशानी पर पसीना फूट रहा था। जरीर उसे जानता था, अच्छे से जानता था। वो जान यूशान का मुर्तद वजूद था, वही यूशान जो उसे हमेशा नापसंद रहा था। तीखी बातें करने वाला और अक्सर उसे नीचे दिखाने वाला, जिसकी आंखों में हम वक्त मगरूर और इस्तेज़ाइया से रंग होते थे। लेकिन अभी उसकी बेजान आंखें खुली थी, पथराई हुई और छत को तक रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, चाकू दिल के आर पार किया गया था, इंतहाई महारत से। ऐसा वार कि मज़ाहमत की मोहलत भी ना मिली हो, जैसे सिर्फ पलक झपकने की देर में उसे दिल में उतार दिया गया हो। न वार करने वाले ने ज़रा भी देर की हो, ना वार सहने वाले ने ज़रा देर को भी रोकने की कोशिश की हो। जरीर का जैसे कोई सख्ता टूटा था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ उसके सीने में घुट गई थी। उसके अल्फाज हलक का कांटे की तरह अटक गए थे। वो पीछे हटने लगा, कदम लड़खड़ाए थे। उसके खुले हुए लब सरसरा रहे थे, आंखों में शदीद खौफ हलकोरे ले रहे थे। उसकी पुष्ट ओपन एरिया किचन के काउंटर से जा टकराई थी। उसके हाथ गैर इरादी तौर पर काँप रहे थे। दिल की धड़कन तेजी से कानों में बजती हुई सुनाई दे रही थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। चेहरा यूं सफ़ेद पड़ गया था जैसे किसी ने उसका भी सारा खून निचोड़ लिया हो। उसके खौफ में डूबी हुई नज़रें इर्द गिर्द भटक रही थी। क्या कातिल अभी भी वहाँ मौजूद था? उसका दिमाग माउफ हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी लाउंज में डोरबेल की आवाज़ गूंजी थी। दरवाजे पर कोई आया था। वो एक झटके से अपनी जगह छोड़कर दरवाजे की जाने भागा था और दूसरे ही लम्हे लॉक खोलकर दरवाज़ा खोल दिया था। सामने 3 पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए थे। वो उन्हें देखकर हैरान हुआ था। उसने तो पुलिस को इत्तला नहीं दी थी, फिर वो कैसे अचानक उसके घर पर आए थे? जरीर बिन कादिर, हमें इत्तला मिली है कि आपके घर पर एक लाश मौजूद है। हमारे पास आपके अपार्टमेंट का सर्च वारंट है। उसने खुश्क से अंदाज में कहते हुए एक कागज़ उसके सामने लहराया, फिर उसे साइड पर करते हुए अंदर दाखिल हुए थे। उसके पीछे उसके साथी भी थे। कुछ देर बाद वो एक हाथ में सीने पर बांधे, दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखे उन्हें देख रहा था, जो पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ले रहे थे, लाश का मुआयना कर रहे थे और कभी फ़ोन करके मेडिकल टीम को बुला रहे थे। वो लरसते हाथों से खामोशी से सब देख रहा था।
आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, एक ने उसके सामने आते हुए कहा तो उसने चौंक कर उस ऑफिसर को देखा था। मैं थाने क्यों जाऊं? क्योंकि लाश आपके घर से मिली है और सबसे बड़ी वजह क्राइम सीन पर लाश के साथ आपकी मौजूदगी है। वो संजीदा से अंदाज में उसे बता रहे थे कि वो किस वजह से जरीर को साथ ले जाना चाहते हैं। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने ये कत्ल नहीं किया, उसने एकदम ही कहा। सफाई देने की कोशिश की। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या उसे कातिल समझा जा रहा था? ये जान यूशॉन है, आप ही की एजेंसी का अदाकार? हाँ, उसके सर्द से अंदाज में पूछने पर उसने लम्हे का तवक्कुफ करते हुए इस बात में सर हिलाया। आप इन्हें जानते हैं? आप मुझसे क्यों तफ्तीश कर रहे हैं ऑफिसर? मैं तो सुबह का घर से निकला हुआ अभी वापस आया था। मुझे क्या मालूम पीछे से मेरे घर में कौन आया, कौन कत्ल करके चला गया? मुझ पर क्यों शक किया जा रहा है? उसका अंदाज इंतहा का नागवार था। उसकी पेशानी पर सिलवटें थी, जबड़े भिजे हुए थे और सुनहरी आंखों में जैसे एक तेज दिखाई दे रहा था। आप प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें। आपके वो भी कुछ मत से बोला, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ते जा रहे थे। मैं थाने जाऊंगा तो मेरी रेपुटेशन कितनी ख़राब होगी। इतनी मुश्किल से अपनी खोई हुई जगह दोबारा हासिल कर रहा था, अब फिर से नई मुसीबत गले पड़ने वाली थी। उसका दिमाग मौफ हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक ख्याल उसके जहन में कूदा था। उसने फ़ौरन पैंट की जेब से फ़ोन निकाला था। उसका अंगूठा तेज़ी से स्क्रीन पर चलता हुआ ज़ैन को फ़ोन मिला रहा था। जैसे ही कॉल मिली उसी वक्त सार्जेंट ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया था। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, आप भी वहीं आ जाएं। ज़ैन को मुख्तसर सूरत हाल बताते हुए वह जरीर के हाथों में अब हथकड़ियाँ लगाने के लिए आगे आया था। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? पागल हो गए हो? मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि ये मेरे घर में क्या कर रहा है। शदीद गुस्से की वजह से उसकी साफ रंगत सुर्खी माइल हो रही थी। पेशानी पर बल थे, लहजे में दबा दबा सा तेज था। चेहरे पर गजबनाक से तासुरात और आंखें भी पुरतेज हो रही थी। उसे इस वक्त सिर्फ ये फिक्र थी कि वो थाने जाएगा तो उसके करियर का क्या होगा। जरीर साहब, आपसे पूछताछ थाने में जाकर की जाएगी, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, प्लीज़ हमारे साथ ताउन करें। उसके गुस्से के पेश नज़र अब के पुलिस ऑफिसर तहम्मुल से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे कातिल नहीं समझ रहे थे, लेकिन उसका थाना जाना ज़रूरी था, कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो न चाहते हुए भी उनके साथ जाने पर राज़ी हुआ था। उनके पुलिस स्टेशन पहुंचने के कुछ देर बाद ही ऑन ज़ैन भी वहां पहुंच चुका था। गाड़ी से निकलकर वो भागता हुआ थाने के अंदरूनी इमारत में आया था, जहां सब कुछ मामूल के मुताबिक ही चल रहा था। जरीर के बारे में पता करके वो अब इंटरोगेशन रूम में दाखिल हुआ था, जहाँ सिर्फ एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। एक तरफ की दीवार पूरी शीशे की थी, जहाँ दूसरी तरफ 2 एहलकार हेडफोन्स लगाए हुए बैठे हुए थे। जरीर सर, आप ठीक हैं? ज़ैन को किसी का मरने या मारने से कोई लेना देना नहीं था। उसे फिक्र थी तो बस जरीर कादिर की, वो जो कब से झुकी हुई गर्दन के साथ बैठा हुआ यूशॉन के बारे में सोचे जा रहा था। बार बार उसका मुर्दा वजूद उसकी निगाहों के सामने आ रहा था। ऑन ज़ैन की घबराई हुई और मुतफक्कर सी आवाज़ सुनकर उसने अपने सुनहरी आंखें उठाकर उसे देखा था और देखकर हैरान हुआ था। ऑन ज़ैन को उसने हमेशा अप टू डेट देखा था। अभी उसने सिर्फ ब्लैक ड्रेस पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर जाबजा सुर्ख धब्बे लगे हुए थे। कोट उसका जाने कहाँ था, टाई भी नदारत थी। जेल से हम वक्त सेट रहने वाले बाल उस वक्त बेतरतीबी से पेशानी पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकन, परेशानी, फिक्र जैसे तासुरात थे। मैं ठीक हूँ, उसने हमवार लहजे में कहा था। आवाज़ में कोई खौफ, कोई गुस्सा, कोई झुंझलाहट कुछ नहीं था। यूशॉन की लाश देखकर वो जितना शॉक्ड और बदहवास हुआ था, उसके बरक्स वो काफ़ी हद तक खुद को कंट्रोल कर चुका था। उसका जहन सोचने समझने के काबिल हो गया था। यूशॉन की मौत का उसे अफसोस था। वो उसे नापसंद करता था, सख्त नापसंद या शायद नफरत, लेकिन उसने कभी ये नहीं चाहा था कि वो मर जाए। वो चाहता था बस वो उसे दिखाई न दिया करे, उसके सामने न आया करे। जरीर की ख्वाहिश शायद ऐसे पूरी होना ही लिखी थी। वो अच्छे से जानता था ये एक सोची समझी साजिश थी। यूशॉन की मौत के पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह थी, और जो भी वजह थी उसका मनफी असर सिर्फ जरीर पर ही पड़ना था। यूशॉन मर गया था, लेकिन मरने के बाद भी उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर गया था। उसके हाथ की मुट्ठी पेशानी पर रखी थी। उसके सर में हल्की हल्की टीसें उठने लगी थी। उसका करियर, एजेंसी, मीडिया, सोशल मीडिया, उस खबर पर लोगों का रद्द अमल, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। हर कोई जानता था कि उसके और यूशॉन के ताल्लुकात कितने खुशगवार थे। पब्लिक में हुई उनकी तल कलामियों की कितनी ही वीडियोस वायरल हुई थी। कितने लोग जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे को कितना नापसंद करते थे। वो कातिल ना होते हुए भी
मर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, सब उसे ही गुनहगार समझेंगे। ज़रीर को लग रहा था वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसने सुबह से वही लिबास पहना हुआ था, ब्लू जीन्स पर ऑफ वाइट ड्रेस शर्ट जिसके कॉलर्स खड़े हुए थे। आस्तीन कोहनियों तक पलटी थी, सुनहरी आंखें बुझी हुई महसूस हो रही थी। सार्जेंट से मेरी बात हुई है, सिर्फ कुछ पूछताछ होगी, उसके बाद आपको घर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। उस वक्त इंटरोगेशन रूम में सिर्फ वो दोनों बैठे हुए थे। ज़ैम रास्ते में ही ज़रीर के वकील को फ़ोन करके फौरी तौर पर ही पहुंचने के लिए कह चुका था। 2 घंटे बाद सुबह हो जाएगी। कल का सूरज ज़रीर कादिर को लेकर गुरूब होगा। मेरा करियर, मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन सब तबाह हो जाएगा। वो फीका सा हंसते हुए बोला, जैसे खुद पर ही अफसोस कर रहा हो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जब आपने उसकी जान नहीं ली तो? ज़रीर के सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ वो संजीदा नजर आ रहा था। ये सूरत हाल उसे भी हिला गई थी। वो भी जानता था कि ज़रीर जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, अपनी जगह बिल्कुल सही सोच रहा था। उसके साथ यही सब होने वाला था। उसे नापसंद करने वालों के हाथ इंतशार फैलाने के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ गई थी जिसका वो भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने वाले थे। ऑनज़ैम ये भी जानता था कि कितनी बड़ी मुश्किलात अभी उन्हें फेस करनी है, लेकिन ज़रीर के सामने वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे ये कोई बड़ा मसला ही ना हो, जैसे बहुत मामूली सी कोई बात हो। वो नहीं चाहता था कि ज़रीर कोई स्ट्रेस ले, किसी भी बात को लेकर परेशान हो। उसे तो अपने छोटे छोटे से मसले हल करने की भी आदत नहीं थी। उसकी लाश मेरे घर में मिली है, पुलिस पूछेगी कि वो इतनी रात गए मेरे घर में क्यों आया था। ज़रीर के सपाट से अंदाज में कही गई बात सुनकर उसने अस्पात में सर हिलाया। आप तो उस वक्त घर पर नहीं थे ना? साथ ही आबरू उठाकर पूछा। ज़रूरी तो नहीं कत्ल मैंने ही किया हो, मैं किसी और से भी तो करवा सकता हूँ। वो हर पहलू पर सोच रहा था। आप ये बातें क्यों सोच रहे हैं? ये वही बातें हैं जिन पर सवाल उठाया जाएगा। यूशोन को आपके अपार्टमेंट का पासकोड कैसे पता? ज़ैम ने वही सवाल पूछा था जिस पर वो पिछले काफ़ी वक्त से सोचे जा रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला था। यह बात उसके लिए भी उलझन का बात थी कि यूशोन ज़िंदगी में एक बार भी उसके घर नहीं आया था। यूशोन क्या सिमल और कोराई भी कभी उसके अपार्टमेंट नहीं आए थे? ज़रीर के अलावा सिर्फ उसके घर काम करने वाले मुलाजिम को ही वहाँ का पासकोड मालूम था। ज़रीर की गैर मौजूदगी में सिर्फ वही वहाँ साफ़ सफाई करने और खाना बनाने आया करता था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो उसने उसी मुलाजिम का बताया था जिसे थोड़ी देर बाद ही उसके घर से अरेस्ट करके थाने लाया गया था। उससे भी तफ्तीश की गई थी, जो मुसलसल अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था। यान के ऊपर शक करना बेवकूफ़ी है। मैंने उसे आपके घर का काम करने की इजाज़त दी थी। अगर मुझे वो काबिल एतबार लगा था तो इसका मतलब है कि वो सच में काबिल एतबार है। वो कभी धोखा नहीं दे सकता। आपके आसपास रहने वाले हर शख्स के ऊपर मेरी कड़ी निगाह होती है। यान का सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। वो कब घर से निकलता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, उसका हर मैसेज, हर फ़ोन कॉल, सब कुछ जानता हूँ मैं। ये बात हम जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करेगा, कभी किसी का अपार्टमेंट का पासकोड नहीं बताएगा। लेकिन पुलिस का क्या? पुलिस को तो जिस पर शक होगा उससे तफ्तीश करेगी, जैसे मुझे यहाँ लाकर बैठा दिया। आखिर में उसका लहजा बिगड़ गया था। उसे यही फिक्र सता रही थी कि अब तक तो यूशोन के मरने और उसके अरेस्ट होने की खबर मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर नशर होना शुरू हो गई होगी। ऑनज़ैम के फ़ोन के ट्यून बजी थी। उसने रास्ते में ही ज़ैन को मैसेज करके डबल हेलेक्स के सुबह से लेकर अब तक की सारी सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी। फ़ोन को रोटेट किए वो एक एक करके सारी क्लिप्स देख रहा था। आप सुबह 11 बजे अपने अपार्टमेंट से निकले थे। इसके बाद पूरा दिन कोई नहीं आया गया, लेकिन रात के 1 बजे यूशोन वहाँ आया था, तन्हा। फ़ोन स्क्रीन से नज़रें उठाकर उसने ज़रीर को देखते हुए कहा था, जो संजीदगी से उसे सुन रहा था। उसने पासकोड डाला और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसके 1.5 घंटे बाद आप अपार्टमेंट में गए और सिर्फ 15 मिनट बाद पुलिस की टीम। ताज्जुब की बात यह है कि जब यूशोन अपार्टमेंट में तन्हा था तो उसे कत्ल किसने किया? मेन एंट्रेंस के अलावा उस अपार्टमेंट में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। टेरेस से किसी के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फ़ोन को मेज़ पर रखते हुए वो पीछे को टेक लगाकर बैठा था। क्या ये खुदकुशी है? वो भींचे हुए आबरू और पुरसोस नज़रों से ज़रीर को देखते हुए बोला। खुदकुशी कैसे हो सकती है ज़ैम? कोई खुद को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है आखिर? ज़रीर ने बेइख्तियार ही झुरझुरी ली थी। नज़रों के सामने फिर यूशोन का वजूद घूम गया था। उसके दिल पर लगा खंजर का जख्म उसके हवास सलब कर रहा था। और यूशोन, वो अपने करियर के पीक पर था, एक सुपरस्टार। वो अपनी जान क्यों लेगा? और फिर मेरे अपार्टमेंट में ही क्यों?
ज़रा के उलझे हुए अंदाज में पूछे गए सवाल का जैम के पास कोई जवाब नहीं था। वो जितना सोचते जा रहे थे उतना ही उलझ रहे थे। आपको मुझे उसी वक्त फ़ोन कर देना चाहिए था। पुलिस से पहले मैं वहाँ होता तो शायद कुछ सिचुएशन हैंडल कर लेता। मेरा जहन मफलूज हो गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर तुम मेरे साथ होते तो मौका वारदात पर तुम्हारी मौजूदगी भी तुम्हें मेरे साथ यहाँ बैठा सकती थी। शुक्र है तुम वहाँ नहीं थे, लेकिन पुलिस को किसने इत्तला दी होगी फिर? उनको कैसे पता मेरे अपार्टमेंट में लाश है? मेरे वहाँ पहुँचने के 10-15 मिनट बाद ही वो आ गए थे और उन्होंने आते ही कहा था कि हमें इत्तला मिली है कि आपके घर में एक लाश है, हमें तलाशी लेनी है, हमारे पास सर्च वारंट भी है। इतनी सी देर में उन्होंने आधी रात को वारंट भी निकलवा लिए थे। साफ लग रहा है आपको इस मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, और कितनी चालाकी से उसने यूशोन का ही इंतखाब किया। शायद वो भी जानता था कि आपके और उसके दरमियान ताल्लुकात कुशादा रहते हैं। लेकिन कौन हो सकता है आखिर? कोई क्यों मुझे फंसाना चाहेगा? कहीं यूशोन का तो कोई दुश्मन नहीं जो उसे मारकर इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा हो? जैम ने गहरी सांस भरते हुए आगे होते हुए दोनों हाथ मेज पर रखे थे। मान लेते हैं यूशोन का कोई दुश्मन है, लेकिन वो आपके अपार्टमेंट का पासकोड कैसे जानता है? और जब अपार्टमेंट में यूशोन के अलावा कोई था ही नहीं तो उसे कत्ल कैसे किया गया? क्या तुमने सीसीटीवी फुटेजेस ठीक से देखी हैं? मेरे और यूशोन के अलावा सच में अपार्टमेंट में कोई नहीं गया। मैंने सारे क्लिप्स ध्यान से देखे हैं। आपके और यूशोन के अलावा उस अपार्टमेंट में कोई नहीं गया, यान भी नहीं। और आप यूशोन के दुश्मन पर क्यों शक कर रहे हैं ज़रीर सर? आप अपने दुश्मन को क्यों नज़रअंदाज कर गए? जैम का ठंडा सा अंदाज उसे चौंकने पर मजबूर कर गया था। वो बुरे तरह से टक्कर उसके देखने लगा था। एक सर्द लहर उसके जिस्म के अंदर दौड़ रही थी। सालिस? लबों से कुछ नहीं कहा था, बस नज़रों और आबरू के इशारे से जैसे उसका नाम लिया था। जैम ने एक गहरी सांस लेते हुए अस्पात में सर हिलाया। वो हर दफ़ा एक अलग तरीके से हमला करता है। जब हमें लगता है वो सिर्फ धमकाने की कोशिश कर रहा है, तब वो जानलेवा हमला कर देता है। और जब हमें दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होते हैं, तो वो हमें अलग तरीके से फंसा कर चला जाता है। जब उसने आपको गोली मारी थी, बटरकप में अटैक करवाया, मुझे जोंगशान बुलाकर हिप्नोटाइज किया, मुझे लगा अगली दफ़ा वो जान लेने के लिए कोशिश करेगा, या कम से कम जानलेवा हमला ज़रूर करेगा। मेरे शक पर यकीन की मोहर तब लगी जब उसने हमें तामसुई बुलवाया था। तामसुई उसका इलाका है। मैं यही समझता था कि वो पूरी फोर्स के साथ अटैक करने के लिए बैठा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उस वक्त वो एजेंसी की सिक्योरिटी रूम तक रसाई हासिल कर चुका था। जब हम तामसुई में थे वो तब आपके बहुत करीब था। बटरकप के सामने वाले पीसीओ से उसने फ़ोन किया था। वो आपको मारना नहीं चाहता, वो आपको ज़हनी तौर पर तबाह करना चाहता है। अगर वो कोई नॉर्मल इंसान होता तो बहुत पहले गोली मार चुका होता, लेकिन वो एक साइकाइट्रिस्ट है और अपनी इस खूबी का वो बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। तो इस दफ़ा उसका वार मुझे डिफेम करने के लिए था। ज़रीर ने संजीदगी से सर लहजे में पूछा। वो ज़रीर कादिर के नाम को मिटाना नहीं चाहता, उस नाम को बदनाम करना चाहता है। मुझे समझ नहीं आता आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, कभी उसे देखा भी नहीं है, मिला भी नहीं, फिर वो क्यों मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है? जैम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके दरमियान कई लम्हे खामोशी से सरके थे। दोनों अपनी जगह सोचों में उलझे हुए थे। तभी जैम के फ़ोन की रिंग टोन बजी थी। उसने मेज़ पर से फ़ोन उठाकर देखा था। एक अनजान नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया था। उसने अंगूठे से टैप करते हुए उसे ओपन किया था। 4 हर्फ चमक रहे थे। यामा तहत अलसवाही दवाही। उसने आबरू भेजकर उस छोटी सी लाइन को पढ़ा था, दोबारा बार बार, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया वह क्या लिखा था और किस ज़बान में था। बोतल लबों से लगाकर पानी के घूंट लेते हुए ज़रीर ने उसके चेहरे के इस्तफामिया से तासुरात को देखा। क्या हुआ? फिर बोतल का कैप लगाकर मेज़ पर रखते हुए उससे पूछा, जिसने अपना फ़ोन उसकी जाने बढ़ा दिया था। यामा तहत अलसवाही दवाही। ज़रीर ने ज़ेरे लब उसे पढ़ा। वो उन लफ्ज़ों से अनजान नहीं था। मैं गूगल करके देखता हूँ। ज़ईम। ज़रीर ने साकित निगाहों से यूं उसका नाम लिया जैसे वो अपनी सांसें भी रोक रखी हो। वो उसकी सुनहरी आंखों का तासुर जांचने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है इसका मतलब? उसने आबरू उठाकर पूछा। ये मिस्री कहावत है, यामा तहत अलसवाही दवाही, यानी कई हमवार सतहों के नीचे तबाहियाँ छुपी होती हैं। हर मासूम और नर्म दिखने वाला इंसान भोला भाला नहीं होता। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? ज़रूरी नहीं कि जो नेक नज़र आता है वो बेगुनाह भी हो। ज़रीर ने फ़ोन मेज़ पर डालते हुए दोनों हाथों में पेशानी गिराई थी। कोहनियाँ मेज़ पर टिकी हुई थी।
वो जैसे थक चुका था, बेजार हो चुका था। अभी आपने कहा था आप उसे नहीं जानते, तो फिर वो क्यों आपको मारने की कोशिश कर रहा है? और इसी वक्त ये मैसेज। वो झटके से चेयर धकेल कर उठा था। क्या वो हमारी बातें सुन रहा है? रंग उड़े चेहरे के साथ उसने कमरे की छत पर कोने में लगे हुए कैमरे की जानिब देखा था। अगर वो उन्हें देख भी रहा था, उन पर नजरें रखते हुए उनकी बातें भी सुन रहा था, तो तब भी जरीर के लिए उसमें कोई हैरत की बात नहीं थी। उसने सालिस की बातों और हरकतों पर हैरान होना छोड़ दिया था। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप उसके साथ कुछ ऐसा कर चुके हो जिसका आपको भी नहीं पता? उसने जब से आंखें बंद करके एक गहरी तवील सांस ली थी। वो इस नफसियाती खेल पर बेजार हो चुका था। सामने आओ सालिस, मेरे सामने आओ। मैं नहीं जानता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरे सामने बैठकर मुझसे बात करो। मुझे बताओ मेरा गुनाह क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सर को पीछे कुर्सी पर गिराए पेशानी मसलते हुए वो इतनी कम आवाज़ में बोल रहा था कि ज़ैम मुश्किल ही सुन पा रहा था। बाहर से तेज़ आवाज़ आ रही थी। कोई बुलंद आवाज़ से गेज़ो गज़ब का शिकार पुलिस वालों पर बरस रहा था। ज़ैम और ज़रीर दोनों चौंक कर बंद दरवाजे को देखने लगे थे। वो आवाज़ जानी पहचानी थी। डेड? ज़रीर बेइख्तियार ही चेयर धकेल कर उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया था। ज़ैम ने भी उसकी पैरवी की थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ लाने की? वो मेरा बेटा है, कादिर हुसैनी का बेटा, और तुम लोगों ने उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगाई। मैं तुम सबको यहीं गाड़ दूंगा। सिया ट्राउज़र और ब्राउन पोलो शर्ट पहने कादिर हुसैनी खतरनाक तेवरों के साथ वहाँ खड़े दिखाई दे रहे थे। डैड? वो फ़ौरन उन्हें रोकते हुए उनकी जानिब आया था। ज़रीर तुम ठीक हो? उसके सामने पर हाथ रखे उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड। तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? उनके साथ आने के लिए राज़ी कैसे हो गए? फिक्रमंदी के बाद अब उनके लहजे में दबा दबा सा तेज था। तुम भी यहाँ हो? तुम्हारे होते हुए भी ये पुलिस स्टेशन में बैठा है। ऑन ज़ैम, क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? पीछे खड़े ज़ैम को देखकर उनके गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ था। आई एम सॉरी सर, लेकिन हमें प्रोसेस फॉलो करना था। भाड़ में गया तुम्हारा प्रोसेस। हथकड़ियाँ खोलो इसकी। सर आप अभी इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। कत्ल का केस है, आप बात को समझने की कोशिश करें। एक पुलिस ऑफिसर ने तहम्मुल से उन्हें समझाना चाहा था। कत्ल का केस है तो मैं क्या करूँ? जाकर कातिल को ढूंढो। मेरे बेटे को यहाँ लेकर आने की तुमने जो गलती की है तुम्हें ये बहुत भारी पड़ेगी। वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, आप छोड़े ना इन्हें। ज़रीर ने उनका बाजू थामते हुए उन्हें पुरसकून करने की कोशिश की थी। आप जमानत पर इन्हें ले जा सकते हैं। जब आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा तो पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर ने इस बार साथ खड़े हुए ज़रीर के वकील से कहा था। अब वही उनसे केस के हवाले से बात कर रहा था, जबकि कादिर हुसैनी के साथ ज़रीर और ज़ैम भी पुलिस स्टेशन की इमारत से बाहर निकल आए थे, जहां बारिश अभी भी तेज़ी से बरस रही थी। वो तीनों अभी ऊंचे चबूतरे पर ही खड़े थे। ज़ैम ने गार्ड्स को पार्किंग से गाड़ी वहां लाकर आने के लिए भेजा था। साथ ही वो मुसलसल अपने फ़ोन पर मसरूफ़ टेक्स्ट करते हुए एजेंसी में मौजूद ज़ैन से बात कर रहा था। जब तक कि मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक अपनी ज़िद को साइड पर रखते हुए मेरे साथ मेरे मेंशन चलो और वहीं रहो। जब हालात कुछ नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर बेशक फिर से घर छोड़कर चले जाना। कादिर हुसैनी के अंदाज में नाराज़गी और खफ की नुमाया थी। ज़रीर सर का अपार्टमेंट सील कर दिया गया है। वहाँ से फ़िलहाल उनका कोई सामान उठाने की इजाज़त नहीं है। ज़ैम ने फ़ोन से नज़रें उठाकर उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। क्या चाहिए तुम्हें अभी? उन्होंने ज़रीर से पूछा था, जो पुलिस स्टेशन के आने दरवाजे के पास खड़े रिपोर्टर्स को देख रहा था, जिनके कैमरे की फ्लैशेस अंधेरे रात में भी लम्हे भर के लिए रोशन हो रही थी। पुलिस एहलकार उन्हें दरवाजे से अंदर आने से रोक रहे थे। वो वहीं खड़े तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। ज़रा सी देर में यूशान के कत्ल और ज़रीर की गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। ज़ैम अपनी जगह से हरकत करके इस तरह से ज़रीर के सामने आ खड़ा हुआ था कि उसकी तस्वीर खींचने वाले अब सिर्फ ज़ैम की पुश्त को ही कैप्चर कर सकते थे। मेरे कपड़े, परफ्यूम कुछ भी नहीं है मेरे पास। तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपना सारा सामान उठाकर अपार्टमेंट ले जाने की? मुझे लगा था तुम चंद दिन नाराज़ रहकर वापस लौट आओगे, लेकिन तुमने तो जैसे वहाँ बसने का इरादा कर लिया था। नागवारी से उसे सुनाकर उन्होंने ज़ैम को देखा था। सुबह शॉपिंग मॉल खुलते ही सबसे पहले इसकी वार्डरोब सेट करोगे ऑन ज़ैम। जो भी उसे चाहिए सब खरीद कर लेकर आओगे। उस अपार्टमेंट से अब कोई चीज़ वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। फेंक देना या आग लगा देना, उन पर अब नहुसत पड़ चुकी है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरा वहाँ दिल लग गया था, मैं वहीं जाकर रहूँगा बाद में। अपने बाप को अकेला छोड़कर वहाँ दिल लग गया था तुम्हारा? बहरहाल वहाँ कत्ल हुआ है। मैं तुम्हें उस अपार्टमेंट में हरगिज़ नहीं रहने दूंगा। मुझे लगता है मैं 27 साल का ज़रीर नहीं बल्कि 15 साल का ज़रीर हूँ।
उसके लबों पर एक हल्की सी नरम मुस्कुराहट थी। दिल पर छाई हुई अपने बाप के लिए नागवारी की गर्द उतरने लगी थी। कादिर हुसैनी की इतनी परवाह और मोहब्बत देखकर उसका दिल मोम की तरह पिघलने लगा था। उसे लगता था कि उसके बाप को सिर्फ अपने बिजनेस और बेला से मोहब्बत है, लेकिन यहाँ वो गलत साबित हुआ था। औलाद अगर बूढ़ी भी हो जाए ना, उनके माँ बाप के लिए वो फिर भी बच्चे ही रहते हैं। मुझे लगा था अब शायद आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही। जरीन ने मसनूई सी दिलगिरफ्ती के साथ कहा था, बच्चों की तरह किसी बात पर रूठ कर, क्योंकि पिछले कई अरसे से उनके दरमियान नॉर्मल बात तो होती ही नहीं थी, सिर्फ तर्क कलामी होती थी या फिर कोई संजीदा नौयत की झगड़ा। तुम मेरी इकलौती औलाद हो जरीर, इकलौती औलाद। जानते हो इकलौती औलाद का मतलब क्या होता है? इस पूरी दुनिया में अगर मैं कादिर हुसैनी किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो तुम हो, अगर किसी पर भरोसा करता हूँ तो वो भी तुम हो। अपने बाप की मोहब्बत पर कभी शक नहीं करना। तुम मेरी आंखों के ठंडक हो। तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, हमेशा मुझसे नाला रहते हो, लेकिन यकीन करो मैं जो भी करता हूँ तुमसे जिद में नहीं करता, लेकिन ये बातें तुम्हें अभी समझ नहीं आएंगी। आपने एक भी बात और कही तो अब मैं रोने लग जाऊँगा। उसकी मसनूई से जज्बाती से अंदाज में उन्होंने बेइख्तियार ही मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया था। मेरे सामने तुम रो सकते हो, मेरे लिए तुम हमेशा 7 साल के बच्चे ही रहोगे। अपनी जवान औलाद को सीने में भीजते हुए उनके लहजे में मोहब्बत की गरमाइश थी। जिस तरह एक माँ अपनी औलाद से मोहब्बत का इजहार करती है, वैसे कभी बाप नहीं क्या करते। वो अपनी औलाद के सामने हमेशा सख्त बने रहते हैं, उन्हें डांटते भी हैं, उनकी गलतियों पर सजा भी देते हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चे कभी गलत राह पर ना चल पड़े। औलाद समझती है माँ हमसे ज़्यादा प्यार करती है, हमारे खाने का ख्याल रखती है, हमारी बीमारी से परेशान हो जाती है, लेकिन बाप ना आंसू साफ करता है, ना गले लगाता है, ना खुलकर हौसला अफजाई करता है। लेकिन वो ये कभी नहीं जान पाते कि बाप की कुर्बानियों में छुपी हुई खामोश मोहब्बत कितनी गहरी और खूबसूरत होती है। बारिश में भीगे हुए कादिर हुसैनी की जगमगाते मेंशन में इस वक्त हलचल सी मची हुई थी। वसीपुर तेज से लॉन्च में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। कुछ वकील थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे। बड़े से सिंगल सोफे पर कादिर हुसैनी टांग पर टांग रखे बैठे हुए थे। एश ग्रे पैंट पर सियाह रंग की शर्ट पहने उनके एक हाथ में जलता हुआ सिगार था। ऑनजाइम उनके साथ खड़ा हुआ था, उसके हाथ में टेबलेट था और बाकी सब सोफे पर बैठे हुए थे। लॉन से मुल्हका ओपन किचन के पास ही डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी, जिसके सरबराही कुर्सी पर वो बैठा हुआ था। सियाह ट्राउज़र पर सफ़ेद टी शर्ट पहने वो शावर लेकर ताज़ा दम होने के बाद अब सुकून से नाश्ता कर रहा था। गाहे बगाहे निगाहें उठाकर लॉन्च में चलती हुई मीटिंग में भी डाल देता था, जिसमें इस बात पर डिस्कशन की जा रही थी यूशोन की लाश जरीर के अपार्टमेंट में मिलने की खबर को कैसे छुपाया जाए, और अगर वो बात मंजरे आम पर आ भी गई तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे जरीर पर कोई इल्ज़ाम न आ सके। बाहर बारिश थम चुकी थी, फजर के बाद का वक्त शुरू हो चुका था। सारी रात बारिश बरसाने के बाद सारे बादल वहाँ से रवाना हो गए थे। आसमान साफ हो गया था, फिज़ा में खनकी के साथ साथ हल्की सी धुंध भी थी। हल्का हल्का सा उजाला फैलने लगा तो वहाँ की खूबसूरती में जैसे इजाफा हो गया था। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। मेंशन के गैराज में खड़े हुए कई गाड़ियां एक एक करके रुखसत हो रही थी। लॉन्च खाली हो गया था। सिर्फ कादिर हुसैनी और जैम के अलावा अब बेला कादिर भी वहीं मौजूद थी। नाश्ता ख़त्म करके वो फ्रेश जूस का गिलास उठाकर 3 सीटर सोफे के कोने में आकर बैठ गया था। कादिर हुसैनी बाकायदगी से जिम जाने और हेल्दी डाइट फॉलो करने की वजह से इस उम्र में भी काफ़ी चुस्त और तवाना से थे। उनकी सेहत जरीर की जैसी ही थी, जब भी उनके कपड़े पहनने के बावजूद वो लूज़ नहीं थे, वो उसे बिल्कुल फिट आए थे। डैड, टांग पर टांग रखते हुए उसने कादिर को मुखातिब किया था। अगर सच में मैं ही कातिल होता तो शायद आप मुझे कभी देखना भी गवारा ना करते। जूस का गिलास लबों से लगाते हुए उसने संजीदगी से पूछा, लेकिन उसकी सुनहरी आंखों में शायद सी थी। मुझे तुम पर खुद पर से बढ़कर यकीन है। तुम मेरे बेटे हो। मैं जानता हूँ तुम कभी किसी की जान नहीं ले सकते। अगर तुम कातिल होते भी तो मैं तब भी तुम्हें डिफेंड करता, तुम्हें बचाने की कोशिश करता। औलाद की फिक्र माँ बाप ही करते हैं, दुनिया नहीं कर सकती। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपनी औलाद के साथ जालिम दुनिया से भी ज़्यादा बदतर सलूक करते हैं। बेला काज़मी के अंदाज को जरीर ने चौंक कर देखा था। माँ बाप कभी अपने बच्चों पर जुल्म नहीं करते। फिर संजीदा से अंदाज में उनके मुखालफत करते हुए कहा, उन बच्चों से जाकर पूछो जिन्होंने वो जुल्म सहे हैं। तुम्हें तो मोहब्बतों में पाला गया है जरीर, तुम उन बच्चों का गम नहीं समझ सकते। उनके लबों पर जख्म खुरदा सी मुस्कान थी, जैसे उस मुस्कुराहट के पीछे जाने कितने दुख और तकलीफ़ें पोशीदा हों जिन्हें वो चाहकर भी अपनी ज़बान पर न ला सकती हों।
बेला। कादिर हुसैनी ने कटीले से सख्त लहजे में उनका नाम लिया था, जिसमें एक तंबी थी, एक सख्त सी वार्निंग। उनके लबों से कुछ ऐसे वैसे अल्फाज नहीं निकलने चाहिए थे जिनका मफहूम सिर्फ कादिर और बेला अच्छे से जानते थे। जाओ, जाकर आराम करो, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है तुम्हारे मसले संभालने के लिए, उन्होंने संजीदगी से कहते हुए जरीर को वहाँ से उठा दिया था। गुड नाइट। वह माहौल की सर्द फिजा देखते हुए वहाँ से उठकर सीढ़ियाँ चढ़ गया था। ऑनसेम भी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकला था। लॉन्च में अब सिर्फ बेला और कादिर हुसैनी बैठे थे। ये क्या हरकत थी, क्या ज़रूरत थी वो फजूल बात करने की। अपनी नागवारी को छुपाने की उन्होंने ज़रा भी कोशिश नहीं की थी। वो एक हकीकत है कादिर, उसे आप फजूल कैसे कह सकते हैं। बेला का चुपता हुआ सा अंदाज तकलीफ़ों से भरा हुआ था। एक बेटे से इतनी मोहब्बत और एक बेटे को यूं भुला रखा है जैसे वो मर चुका है। बेला का हर लफ्ज़ इतनी तकलीफ़ में डूबा हुआ था जैसे दिल के ज़ख्मों से निकला हो। उनके वजूद की अजियत उनके चेहरे पर रकम थी। मेरा एक ही बेटा है, सिर्फ ज़रीर मेरा बेटा है। कादिर हुसैनी ने तेज़ नज़र से उनकी आंखों के गुलाबीपन को देखा था। वो वही मौजू छेड़ चुकी थी जिन्हें वो अपने याददाश्त से भी निकाल देना चाहते थे। कब तक इसके साथ ही जुल्म करेंगे कादिर? वो भी आपका ही बेटा है, वो भी अपने बाप की मोहब्बत के लिए तड़पता है। उसके लिए आपका दिल नरम क्यों नहीं होता? बेला ने कर्ब से उन्हें देखा, पलकें लरज़ रही थी, सियाह आंखों में तकलीफ़ का पानी झिलमिलाने लगा था। वो मेरा नहीं है, सिर्फ जांग शेन का बेटा है। उसका जिक्र आइंदा मेरे सामने मत करना, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कादिर हुसैनी की आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। बेला की वो बेमायने बहस उनकी ज़ब्त के तनाबे झटका रही थी। बेला जब भी उनके माजी का वो तल्ख पहलू उठाकर उनके सामने रखती थी, उनके रगों में जैसे जहर गर्दिश करने लगता था। बेला ने शदीद शिकवा कुना निगाहों से उन्हें देखा था। दिल पर लगे जख्मों में एक इजाफा और हुआ था और एक नुकीला खंजर और दिल के आर पार हुआ था। आप बेशक मुझे तलाक दे दें, लेकिन ये हकीकत कभी बदल नहीं सकती। ज़रीर की तरह वो भी आपका बेटा है। ज़रीर से मत मिलाओ उसे, मेरे बेटे से उसका कोई मुकाबला नहीं है। गुनाहों पर नदामत होती है या उन्हें भुला दिया जाता है। वो सिर्फ मेरा एक गुनाह था और गुनाहों को सीने से लगाकर नहीं रखा जाता। कादिर, अपने लफ्ज़ों पर ध्यान दें। आप एक जीते जागते सांस लेते इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके वजूद में भी एक दिल धड़कता है। उनका रोम रोम सुलग रहा था। मैंने तुमसे कहा था उसका जिक्र मत करना मेरे सामने। वो मेरे माजी का धब्बा था और धब्बों को मिटाया जाता है या छुपाया दिया जाता है, सजा कर नहीं रखा जाता। मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उससे मिलना है तो जाकर मिलो, लेकिन उसे लेकर कभी मेरे सामने मत आना। सख्त वार्निंग देने वाले अंदाज में यूं गरज कर बोले थे जैसे आज के बाद दोबारा ये मौजू ज़ेर बहस आया तो वो कोई संजीदा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। वहाँ से निकलने से पहले वो बेला को ऐसी पुरतपिश नज़रों से देख कर गए थे जैसे उनकी नीली आंखों में भड़कती हुई वो आग बेला के वजूद को भी झुलसा कर राख कर देगी। भीगी आंखों के साथ सख्त लबों को भींचकर उन्होंने दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस कदर ज़ोर से भींच रखा था जैसे खुद को हर शब्द के कड़े पहरे बिठाने की कोशिश कर रही हूँ। वो खुद को एक अनदेखी आग के दरिया में डूबता हुआ महसूस कर रही थी। इतने साल हो गए थे वो अभी तक उनका दिल उनके बड़े बेटे की तरफ से मौम करने में कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अभी भी एक दिलासा खुद को देकर उन्होंने अपना बिखरा हुआ वजूद टूटे हुए दिल को संभाल कर फिर से समेटने की कोशिश की थी और खुद को ये यकीन दिलाया था कि एक दिन वो भी तुरू होगा जब कादिर और सालिस एक दूसरे के मुकाबले बैठेंगे। मुलाज़मिन ने कुछ देर में ही उसके कमरे की साफ सफाई करवा के तैयार कर दिया था। बालकनी के सफ़ेद जालीदार पर्दे हवा से लहरा रहे थे। नीम अंधेरे के कमरे में बाहर से हल्के हल्के से उजाले की रोशनी सी अंदर आ रही थी। साइड टेबल पर से फ़ोन उठाकर वो किंग साइज गोल बेड पर पुश्त के बल गिरा हुआ था। उसके दोनों पैर बेड से लटक रहे थे। वाइब्रेट होते हुए फ़ोन की स्क्रीन पर नूर कल्बी के लफ्ज़ रोशन हो रहे थे। उसके लबों पर आप ही आप मुस्कुराहट उभरी थी, मेरे दिल का नूर। बिलाखिर उतने घंटों के आसाब शिकन जहनी अजियत वाली सूरत हाल में रहने के बाद सुकून का एक लम्हा तो उसके हिस्से में आया था। दूसरी बेल बजने से पहले ही वो कॉल यस करके कान से लगा गया था। ज़रीर, तुम कहाँ हो इस वक्त? उसकी घबराई हुई सी आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। उसकी आवाज़ से ही वो अंदाज़ा लगा चुका था कि उसे भी यूशान के कत्ल की खबर मिल गई है। घर पर हूँ, उसने फ़ोन कान से लगाए हुए आंखें मूंदे हुए जवाब दिया था। घर पर? मैंने अभी सोशल मीडिया पर न्यूज़ देखी है, यूशान की डेथ हो गई है और सब कह रहे हैं कि उसकी डेड बॉडी तुम्हारे अपार्टमेंट से मिली है। क्या तुमने?
खौफ में डूबी हुई आवाज़ में कहते हुए उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। इससे मुकम्मल ही नहीं हुई थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, अल्फाज उसके लबों से अदा नहीं हो रहे थे। वो कैसे ज़रीर से पूछती कि क्या उसने यूशान का कत्ल किया है? माई लेडी। ज़रीर का लहजा पुरसकून था, धीमा सा, हर फिक्र से आज़ाद, जैसे उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। किसी तूफान के आने का कोई खौफ नहीं था। उसका बाप उसके साथ खड़ा था, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑन ज़ैम उसके आगे खड़ा था। सबसे बढ़कर उसे खुद पर यकीन था कि जब वो बेकसूर था तो फिर उसे किसी चीज़ के लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें लगता है मैं कत्ल कर सकता हूँ? हरगिज़ नहीं। तुम्हारे सामने 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स आ जाएं तो तुम वहाँ से भाग जाते हो। तुम किसी को कत्ल नहीं कर सकते। मनल ने लम्हे का भी तवक्कुफ़ नहीं किया था। वो भी इख्तियार ही हंसा था। उसकी सुनहरी आंखें बंद थी। वो पूरे एहसास के साथ उसकी आवाज़ को अपने जलते हुए दिल पर मरहम रखता हुआ महसूस कर रहा था। मैंने कत्ल नहीं किया। इसके अलावा मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रही। मुझे यकीन है मेरा दोस्त कातिल नहीं हो सकता। उसने फ़ौरन से ही वजाहत देना ज़रूरी समझा था। ये पीछे से आवाज़ें कैसी आ रही हैं? मनल की तरफ से पीछे कुछ लोगों के बोलने और उठा-पटक की आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी भारी चीज़ को खींचा या घसीटा जा रहा हो। शिफ्टिंग चल रही है। बिल्डिंग में कोई अपार्टमेंट खाली हुआ है तो वहाँ से सामान जा रहा है। तुम इस वक्त बाहर क्या कर रही हो? मैं अभी हॉस्पिटल जा रही थी, बिल्डिंग से निकल रही थी। जब तुम्हारी न्यूज़ देखी तो फ़ौरन तुम्हें फ़ोन किया था। हॉस्पिटल में क्यों? ज़रीर ने उसकी पहली बात ही सुनी थी। वो फ़ौरन उसे उठ बैठा था। क्या तुम ठीक हो? कुछ हुआ है तुम्हें? उसके बेकरार से अंदाज से फिक्रमंदी और परेशानी झलक रही थी। तुम्हें ज़ैम ने बताया नहीं कि कल रात बासिल को कुछ लोगों ने खंजर मार दिया है? बासिल को खंजर मार दिया? उसकी सुनहरी आंखें हैरानगी से फैली थीं। बेइख्तियार ही उसे ऑन ज़ैम के सफ़ेद शर्ट पर लगे हुए वो खून के धब्बे याद आए थे। उसका थका हुआ चेहरा और बेतरतीब सा लिबास याद आया था। तो क्या वो पुलिस स्टेशन आने से पहले बासिल के साथ ही हॉस्पिटल में था? ज़रीर को ये जानकर कोई हैरानगी नहीं हुई थी कि बासिल के साथ वो क्यों हॉस्पिटल में था। उन दोनों के दरमियान होती हुई दोस्ती की शुरुआत को वो देख चुका था। कम अज़ कम ज़ैम ऐसा इंसान नहीं था जो आगे बढ़कर किसी को दोस्ती की पेशकश करे। एक अरसे से वो ज़रीर के साथ था। वो उसके नेचर को अच्छे से जानता था। वो चंद एक लोगों के अलावा हर किसी को एक हद पर ही रखा करता था। हर किसी को खुद से फ्री होने नहीं देता था। लेकिन जिस तरह वो बासिल के साथ कई देर गुफ्तगू किया करता था, उसके साथ बैठा करता था, खामोशी से उसे सुना करता था, ज़रीर ने उसे उस तरह से ज़ैन के साथ भी पेश आते हुए नहीं देखा था। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके मकनातेसी कशिश अपनी जानिब खींच लेती है, जिनके साथ रहना, गुफ्तगू करना या फिर खामोशी से बैठ रहना भी अच्छा लगता है। ऐसी दोस्ती की ऐसी शुरुआत जिसका कभी ऐलान नहीं किया जाता, जिसे कायम करने के लिए कस्में वादे नहीं किए जाते, न कोई रस्मी कलामात, न ही कोई बड़े दावे, बस 2 लोगों के दरमियान हुआ वो खामोश सा मुआहदा जिसमें हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ लिख दिया जाता है। अगर तू मुस्कुराएगा तो मैं भी तेरे साथ हंसूंगा। अगर तू रोएगा तो मैं तेरा सर अपने कंधे पर रखकर दिलासा दूंगा। अगर तू दुखी होगा तो मैं भी तेरे दुख में शरीक हो जाऊंगा। अगर तुझे मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा तुझे तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। बदले में सिर्फ मुझे तेरा साथ चाहिए। बेशक मेरे दुख पर मेरे साथ दुखी मत होना, बेशक मेरे रोने पर मेरे साथ मत रोना, बेशक मेरी खुशी को अपनी खुशी मत समझना, लेकिन बस एक चीज़ का तुझे पाबंद होना होगा। तुझे हमेशा मेरे साथ रहना होगा, हमेशा और हमेशा। दोस्ती के इस रिश्ते में इतना वादा तो तुझे करना होगा कि अगर कभी इख्तलाफ हो या फासला तो कभी पराया ना होगा। अगर नाराज़ भी हुआ तो मेरे साथ ही बैठे रहना। खफा भी हो तो उठकर मत जाना। मुझसे लड़ना, झगड़ लेना या मार लेना, लेकिन खामोश मत रहना। खामोशियाँ फासले बढ़ाती हैं और दोस्तों के दरमियान कभी फासले नहीं आने चाहिए, क्योंकि फासले रिश्तों में दरारें डाल देते हैं और हमारी दोस्ती में कभी दरार नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम एक दूसरे से दूर भी हो तो एक दूसरे से वादा करेंगे, दिल का एक कोना हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए मुख्तस कर देंगे, जिसमें जलता हुआ हमारी दोस्ती का सुनहरा दिया हमें एक दूसरे की याद दिलाएगा और कभी इस रिश्ते पर लाताल्लुकी की गर्द नहीं पड़ने देगा। ज़रीर, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मनल की आवाज़ उसे हाल में खींच लाई थी। वो कुछ देर के लिए ऑन ज़ैम और बासिल की उस नई दोस्ती की शुरुआत के बारे में ही सोचने लग गया था। हाँ, क्या कह रही हो? कैसे खंजर लगा उसे? हाँ, वो कह रहा था कि उसका फ़ोन वगैरह छीनने की कोशिश कर रहे थे तो मज़ाहमत करने पर उस पर हमला कर दिया। अभी कैसा है वो? अभी तो ठीक है, शुक्र है, ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं है। 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं फ़ोन करके पूछूंगा उसके खैरियत। फ़ोन करके क्या पूछोगे? हॉस्पिटल चले जाना। डैड ने घर से निकलने पर पाबंदी लगाई है, वैसे भी ज़मानत पर रिहाई मिली है। सुबह होते ही एक तूफ़ान उठ खड़ा होगा, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी।
उसकी फिक्रमंद भरी आवाज़ पर वो धीमा सा मुस्कुराया था, फिर दोबारा से पीछे गिरते हुए बाजू का तकिया सा बनाकर सर के नीचे रख लिया था। मुझे कोई खौफ नहीं, जिसके नसीब में जितनी इज्जत और जिल्लत लिखी हुई है उसे मिलकर रहती है। अगर मुझ पर इल्ज़ाम लग भी रहे हैं तो मुझे यकीन है एक दिन सच भी ज़रूर सामने आएगा। डरते तो वो हैं जिनके दिलों में चोर होता है, मैं तो बस सुकून से सोने की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बेनियाजी से कहने पर दूसरी तरफ 2 लम्हे की खामोशी छा गई थी। ज़रीर, उसने आहिस्तेगी से उसका नाम पुकारा था। ज़रीर का रुआ रुआ समात बन गया था। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसने तंज में मिस्री शहजादा नहीं कहा था, न ज़िद्दी और मगरूर कहा था, ना ही बेवकूफ़। सिर्फ उसका नाम लिया था और उसका नाम लेना ही ज़रीर के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर गया था। दिन में कई लोगों के मुंह से मुख्तलिफ आवाज़ों में अपना नाम सुना करता था, तब दिल में कोई एहसास नहीं जागता था, कोई गुदगुदी नहीं होती थी, दिल की धड़कन में रवानी भी नहीं आती थी। लेकिन दुनिया एक तरफ थी, उसका महबूब एक तरफ था। अभी उसका नाम दुनिया के किसी आम शख्स ने नहीं पुकारा था, उसके महबूब ने पुकारा था। दिल की रफ्तार तो तेज़ होनी ही थी, वजूद में बर्क तो दौड़नी ही थी, लबों पर मुस्कुराहट तो आनी ही थी और एक सुकून सा तन बदन में तो दौड़ना ही था। यही कुछ अभी ज़रीर बिन कादिर के साथ भी हुआ था। अपने महबूब के मुंह से अपना नाम सुनना उसके होश उड़ा गया था। तुम्हें मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इंसान कितना ही रिलैक्स हो, लेकिन जब उस पर कत्ल का इल्ज़ाम हो, लाश उसके घर से मिली हो, जब वो जानता हो कि अगला दिन उसकी बदनामी के साथ तुलू होगा, वो इंसान कभी सुकून की नींद नहीं सो सकता। मुझे लगा था मैं अच्छा अदाकार हूँ। उसने पलके गिराई बोझल और भारी से लबो लहजे में कहा था। उसने अमनर को ये बताया था कि वह सोने लगा है, ये नहीं बताया था कि नीचे किचन से वो 2 नींद की गोलियां खाकर आया था। वो जब जब आंखें बंद कर रहा था तब तब यूशान का खून से लथपथ वजूद उसके जहन में रोशन हो रहा था। यूशान ज़बान का कड़वा था, खुद पसंद था, इंतहा का मगरूर। कई अदाकारों के साथ उसकी नहीं बनती थी, लेकिन वो तल कलामी इतनी संजीदा नौयत की नहीं होती थी कि कोई उसको कत्ल ही कर देता। और फिर ओनज़ेम को शक था कि उसके पीछे भी सालिस का हाथ है। यूशान मरेगा तो सारा इल्ज़ाम ज़रीर पर आएगा और ज़रीर का करियर, जो पहले ही बहुत मुश्किल से संभला था, दोबारा से तबाह हो जाएगा। उसके जहन में इतने तूफ़ान गर्दिश कर रहे थे कि नींद की गोलियां खाए बगैर वो चंद घंटों की नींद भी नहीं ले सकता था। तुम न सिर्फ एक अच्छे अदाकार हो, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हो। परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ बोल रही थी, उसे समझा रही थी, मजबूत बने रहने के लिए कह रही थी, लेकिन दूसरी जानिब उसे उन लफ्ज़ों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे बस आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके नरम गर्म से लहजे की गर्माइश महसूस हो रही थी, जिससे वो धीरे धीरे पिघल रहा था। उसकी पलकें भारी हो रही थीं। उसके मुंतशिर सोचों का भंवर ख़त्म हो गया था। उसे अपने जहन में सुकून महसूस हो रहा था। होश व खर्च से बेगाना होते हुए वो नींद की वादियों में उतर रहा था। शायद ठीक ही कहते हैं, महबूब की आवाज़ में शिफा होती है, ऐसी शिफा जो ना जख्मों पर मरहम रखती है, ना किसी दम दर्द या दुआ की मोहताज होती है, बस दिल को ऐसे छू लेती है कि सारी बीमारी और बेजारी पलक झपकने में वजूद से दूर हो जाती है। तुम आराम करो, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। उसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनते हुए मनल ने कहा था, लेकिन दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया था। वह उसकी बातें सुनते हुए सो गया था। इंसान सोने से पहले खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन ही बंद कर देता है। मनल ने उसकी तरफ से खामोशी महसूस करके बड़बड़ाते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। सुबह की रुपेली सी किरणें सफ़ेद पर्दों पर छनकर अंदर दाखिल हो रही थी। हल्की हल्की सी रोशनी उसके कमरे में फैले अंधेरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। परिंदों की चहचहाहट की आवाज़ें सारे में गूंज रही थी। जिस सूरज के तुलू होने का खौफ लिए वो सोया था, वो नमूदार होने लगा था, लेकिन हर फिक्र और अंदेशे से बेनियाज वो गहरे नींद के ज़ेरे असर दुनिया व आफियाने से बेखबर था। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और मैं सोचती थी कि ये स्टोरी मुझे काफ़ी बोर करने वाली है, क्योंकि सब कुछ तो प्रेडिक्ट कर चुकी थी मैं, तो कुछ भी ट्विस्ट नहीं मुझे लगेगा कि हाँ मिला है। लेकिन अब मुझे एक ही एपिसोड में 2 ट्विस्ट मिल गए हैं कि बासिल को भी सालिस नहीं भेजा था, मतलब वो जो इतना शरीफ सा मासूम सा लड़का था वो भी गैंगस्टर है, मुझे उस पर ज़रा भी शक नहीं हुआ था। और अब सालिस कादिर का बेटा है, मतलब ज़रीर का भाई, और वो भी छोटा नहीं बड़ा भाई, सौतेला ही सही लेकिन भाई है। और मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि सब के सब मनल के पास ही क्यों जा रहे हैं। सालिस ने मनल के पास ही बासिल को भेजा था, फिर खुद भी गेटअप चेंज करके वही मनल के पास गया था। तो अब मुझे शक हो रहा है कि मनल के फादर की भी रोड एक्सीडेंट में जो डेथ हुई थी वो भी मर्डर ही है। शायद मनल का भी कोई राज हो
وہ اب معلوم ہوگا آگے. اور اب میں منال کی طرف سے کنفیوز ہوں کہ یہ سب اس کے پاس ہی کیوں جا رہے ہیں. اور اب زریر پر بھی مرڈر کا الزام ہے، تو دیکھتے ہیں اب. لیکن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی اب اسٹوری. اب ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلد ہی. خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا.